जय हिंद। मैं क्लास 10 का फिजिक्स पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत जो है कि मैंने आपको पढ़ाया था कि विद्युत धारा का तापीय प्रभाव चैप्टर। अब ये फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, मैंने चैप्टर का नाम भी लिख दिया है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। उसके बाद ये पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं कि आखिर में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। इसी में आपको पढ़ने को मिलेगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल का पेंच सिद्धांत, अंगूठे का नियम। ठीक है, ये सब नियम आपको इसी में देखने वाले हो आप इसी में। बात समझ में आ गया? चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यही जानते हैं कि आखिर में चुंबक क्या है। ठीक है, देखिए चुंबक कहते किसे हैं, यानी कोई भी ऐसा पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। क्या कर लेता है? अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ऐसे पदार्थ को चुंबक कहते हैं। आई बात समझ में? यानी कोई भी ऐसा पदार्थ, ठीक है, जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, उसे क्या कहते हैं? आपको समझ में आ चुका होगा उसे क्या कहते हैं, तो चुंबक कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए, तो जितने भी आपको अब ऐसे पदार्थ दिख जाएं जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वो सभी चुंबक कहलाएंगे। चुंबक की एक खास बात क्या होती है कि चुंबक ना निश्चित आकार में नहीं होता है, इनका कोई भी आकार नहीं होता है। ठीक है, अब आप कहोगे कि नहीं सर होता है छड़ चुंबक, नाल चुंबक। अगर आप नाम लेते हो तो बाबू मैं बता दूं, चुंबक का निश्चित आकार नहीं होता है, वो मानव के द्वारा बनाया गया चुंबक है, इसलिए उसका आकार दिखाई आपको देता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो यही चीज मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद दूसरा टॉपिक है चुंबकत्व। क्या है? चुंबकत्व। चुंबकत्व क्या होता है कि कोई भी पदार्थ का जो गुण है या चुंबक का वह गुण जिसके कारण लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। आई बात समझ में? चुंबक का वह गुण जिसके कारण लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे ही क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? चुंबकत्व कहते हैं। ये भी मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है। आई बात समझ में? अब जानते हैं नेक्स्ट टॉपिक कि चुंबक के प्रकार, कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मेन जो है कि दो प्रकार की होती हैं। एक वो चुंबक जो हमें प्रकृति के द्वारा दी गई है, जिसे प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, और एक वो चुंबक जिसको मानव ने बनाया है, उसे हम कृत्रिम चुंबक या आर्टिफिशियल मैग्नेट कहते हैं। आई बात समझ में? तो चुंबक कितने प्रकार के हो गई? दो, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। आई बात समझ में? अब प्राकृतिक चुंबक क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ऐसा चुंबक जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं, है ना, ऐसा चुंबक जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाई जाती हैं, ऐसे चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। जितने भी प्राकृतिक चुंबक होते हैं ना, वो खनिज पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। ये आप सब बोर्ड एग्जाम में लिखोगे, जितनी मैं कहानी आपको बता रहा हूं। ठीक है, कि प्राकृतिक चुंबक क्या है, क्या कहोगे कि ऐसे चुंबक जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, वे प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। प्राकृतिक चुंबक जो है कि खनिज पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं। आई बात समझ में? जैसे समझिए, जितने भी प्राकृतिक चुंबक है ना, सभी चुंबक के अंदर, ठीक है, क्या होता है? चुंबक का गुण होता है, यानी चुंबकत्व का गुण होता है। यानी सभी चुंबक के अंदर क्या होता है? लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण होता है, इसलिए इन्हें प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है। यानी जिसके अंदर अगर आकर्षित करने का गुण नहीं होगा, ठीक है, भले ही वो प्रकृति में मिल रही है, लेकिन उसे प्राकृतिक चुंबक नहीं कहोगे। बात समझ में आ गया? जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल इसका बता दूं, लोहे का ऑक्साइड। क्या चीज? लोहे का ऑक्साइड। याद रखिएगा, लोहे का ऑक्साइड, ठीक है, जिसे मैग्नेटाइट, देखिए नाम में लिखा है मैग्नेटाइट, यानी इसमें मैग्नेट है ना, इसका मतलब ये चुंबक की तरह कार्य करता है। लोहे का जो ऑक्साइड होता है वो चुंबक की तरह व्यवहार करता है, किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच लेता है। वस्तु का मतलब कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को। ठीक है, तो मैग्नेटाइट जिसका Fe3
FeO4 याद रखिएगा, ठीक है। लोहे का ऑक्साइड या मैग्नेटाइट आप कह सकते हो Fa3O4, ये आप एग्जाम्पल लिखिएगा प्राकृतिक चुंबक का, और डिफिनीशन मैंने जो बताया वही आपको डिफिनीशन एग्जाम में लिखनी है। चलिए दूसरा आता है कृत्रिम चुंबक यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट। देखिए नाम लिखा है कृत्रिम चुंबक। अब कृत्रिम चुंबक क्या होता है ना कि ऐसा चुंबक जो मानव के द्वारा बनाया गया है ना, ऐसा चुंबक जो मानव के द्वारा बनाया गया है वो कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बताऊं कि ये कैसे बनाया गया है, ठीक है। तो देखिए इसको बनाने के लिए मानव ने क्या किया, लोहा लिया, कोबाल्ट का भी उन्होंने प्रयोग किया है, तो याद रखिएगा लोहा, कोबाल्ट और इस्पात। क्या चीज, इस्पात। इस्पात को बोलते हैं स्टील, ठीक है। तो कृत्रिम चुंबक किस किस पदार्थों से मिलकर बना है, तो लोहा, कोबाल्ट और इस्पात यानी स्टील से मिलकर बनाया जाता है। आई बात समझ में? आप कह दोगे ना कि कृत्रिम चुंबक क्या है, तो ऐसा चुंबक जो मानव के द्वारा बनाया जाता है उसे हम कृत्रिम चुंबक कहते हैं। मानव के द्वारा इसे बनाने के लिए क्या क्या प्रयोग किया गया, लोहा, कोबाल्ट तथा इस्पात यानी स्टील का प्रयोग किया गया। अब जैसे एग्जाम्पल इसका समझिए कि एग्जाम्पल इसका कहाँ कहाँ मानव के द्वारा बनाया गया, कौन कौन सी। तो आपने देखा होगा चुंबकीय नाल, या आपने सुना होगा चुंबकीय नाल, नाल चुंबक, छड़ चुंबक, ठीक है। आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, है ना। चुंबकीय नाल, नाल चुंबक, छड़ चुंबक, दंड चुंबक, ठीक है। ये सब क्या है, तो मानव के द्वारा निर्मित चुंबक है। नाल चुंबक जो घोड़े के नाल के आकार का है, ठीक है, ठीक है। और चुंबकीय नाल जो है कि ये भी नाल चुंबक ही है लेकिन उसमें चुंबकीय होती है, ठीक है। मतलब ये काम करता है, सब एक ही जैसे हैं, मतलब मानव के द्वारा अपने उपयोग के अनुसार क्या किया गया, बना दिया गया। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि चुंबक जो है कि दो प्रकार के, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक किससे बने होते हैं, लोहा, कोबाल्ट और इस्पात यानी स्टील से बनाए जाते हैं, ठीक है। अब मैं यही चीज मैंने जो आपको बताया वो बोर्ड पे लिखा हूं, चलिए आपको दिखाता हूं। देखिएगा चुंबक क्या होता है, ऐसे पदार्थ जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं। बात समझ में आ गया। चुंबक का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक था चुंबकत्व। तो चुंबक के जिस गुण के कारण लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है ना, चुंबक जो है कि जिस गुण के कारण लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है उस गुण को ही क्या कहते हैं, चुंबकत्व कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया चुंबक के प्रकार। चुंबक दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। ऐसा चुंबक जो प्रकृति में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं वो प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं। ये खनिज पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, जैसे लोहे का ऑक्साइड यानी मैग्नेटाइट, ठीक है। अगर आपने देखा, आप रियल वाला चुंबक लीजिएगा किसी स्पीकर से निकाल करके, आप जब आप मिट्टी में रखोगे ना तो देखिएगा मिट्टी के कण उसमें चिपक जाएंगे। इसका मतलब कि उस मिट्टी के कण के अंदर क्या है, लोहे का ऑक्साइड है। इससे पता चल जाता है कि वो भी क्या है, वो भी एक चुंबक है। समझ में आ गया ना। चलिए दूसरा आता है कृत्रिम चुंबक। ऐसा चुंबक जो मानव के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। यह मानव के द्वारा बनाने के लिए लोहा, कोबाल्ट, इस्पात का प्रयोग किया गया है, ठीक है, वो कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। जैसे चुंबकीय नाल, ठीक है, नाल चुंबक, छड़ चुंबक, दंड चुंबक, ये सब बनाने के लिए, ये सब मानव के द्वारा बनाया गया है, इसलिए इसे कृत्रिम चुंबक कहा जाता है। आपको बात समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब हम लोग जानते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि चुंबक के ध्रुव। क्या पढ़ेंगे, चुंबक के ध्रुव। देखिए मैंने तो रफ कर दिया, आई थिंक आप लोग थोड़ा सा वीडियो को रोक करके, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। बीच में अभी तो मुझे ध्यान नहीं आया तो मैंने ऐसे रफ कर दिया। चलिए तो आपका अब टॉपिक क्या है, चुंबक के ध्रुव, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर में वैज्ञानिकों ने चुंबक के ध्रुव के बारे में कैसे बताया। भैया उनको पता कैसे चला कि चुंबक में कितने ध्रुव हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना कि चुंबक में कितने ध्रुव हैं, तो दो ध्रुव है ना, एक उत्तरी ध्रुव और एक है दक्षिणी ध्रुव, आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो समझते हैं वही कि आखिर में वैज्ञानिकों को ये बात पता कैसे चला कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्या है, ठीक है। देखिएगा तो हमारा यही टॉपिक होगा अब, चुंबक, है ना, चुंबक के ध्रुव। तो देखिए आपको पता है,
ठीक है, ध्यान सुनिएगा कि चुंबक के ध्रुव क्या होते हैं। देखिए कोई भी चुंबक है ना, उस चुंबक के अंदर आपको पता है ना 2 ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और क्या होता है दक्षिणी ध्रुव। आई बात समझ में। तो देखिए चुंबक के ध्रुव के बारे में पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि सबसे पहले चुंबक लिया और चुंबक को स्वतंत्र बांध दिया। क्या किया, स्वतंत्र लटका दिया और लटकाने के बाद उसको घुमाया और घुमाने के बाद देखा कि बार बार घुमाने के बाद वो चुंबक जो है ऑटोमेटिक, ठीक है, उसका एक सिरा उत्तर दिशा की तरफ और दूसरी सिरा दक्षिण दिशा की तरफ रुक जाती थी। बार बार घुमाने के बाद उन्होंने यही देखा कि एक सिरा उत्तर की तरफ और दूसरी सिरा दक्षिण की तरफ रुक जाती थी। इसलिए चुंबक के ध्रुव को दो भागों में उन्होंने कह दिया कि चुंबक के ध्रुव कितने हैं, 2 हैं। कौन कौन, तो एक कहा उन्होंने उत्तरी ध्रुव, ठीक है, और दूसरा कहा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। चुंबक के कितने ध्रुव बताया उन्होंने, तो 2 ध्रुव, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा उन्होंने क्या बताया दक्षिणी ध्रुव। आई बात समझ में। तो चुंबक के जो 2 ध्रुव थे उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, मैंने क्या बताया कि सबसे पहले वैज्ञानिकों ने क्या किया कि चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाया। लटकाने के बाद उन्होंने देखा कि उसका एक सिरा उत्तर की तरफ और दूसरी सिरा दक्षिण की तरफ रुक जा रही थी, जिसके कारण उन्होंने क्या कह दिया कि जो सिरा उत्तर की तरफ है वो उत्तरी ध्रुव है और जो सिरा दक्षिण की तरफ है वो दक्षिणी ध्रुव है। इस तरह पता चला कि चुंबक के ध्रुव कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चुंबक बनाता हूं और आप ध्यान से देखिएगा, आप नोट कर लीजिएगा पॉइंट समझ के। देखिए अब जो चुंबक के जो ध्रुव होते हैं ना, ध्यान रखिए ये दोनों किनारों पर होते हैं, लेकिन किनारों पे थोड़ा सा जगह गैप होता है। ध्यान रखिएगा बिल्कुल एकदम किनारों पर नहीं होते, ये नहीं कि आप कहिएगा बिल्कुल किनारों पर होता है, नहीं है ना। चुंबक के ध्रुव क्या होते हैं, किनारों से थोड़ा अंदर की तरफ होते हैं, दोनों तरफ से किनारों से क्या होते हैं थोड़ा सा अंदर। और उत्तरी ध्रुव को एन बोलते हैं नॉर्थ और दक्षिणी को साउथ बोलते हैं, इसलिए चुंबक पे आप देखोगे एक एन लिखा होता है, एक एस लिखा होता है, यानी नॉर्थ है ना और एक साउथ, यानी इसमें एन और एस होता है। ये बात आपको समझ में आएगी। चुंबक के ध्रुव कितने हैं, तो चुंबक के ध्रुव कितने हैं, तो 2 हैं। कैसे पता लगाया गया, तो वैज्ञानिकों ने क्या किया, इसे लटका करके देखा तो ये हमेशा एक दिशा एक जो है कि सिरा नॉर्थ की तरफ और दूसरी साउथ की तरफ रुक जाती थी, जिसके कारण उन्होंने नाम दे दिया कि एक नॉर्थ यानी उत्तरी ध्रुव है और दूसरा दक्षिणी ध्रुव है। आई बात समझ में, चुंबक के ध्रुव समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक, चुंबक के गुण। क्या चीज देखेंगे, चुंबक के गुण। आखिर में इस चुंबक का गुण क्या है, लेकिन इस गुण से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। देखिएगा अगर ये चुंबक के जो 2 ध्रुव है ना एन और एस, इन ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है ना, याद रखिएगा ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा होती है, इसको बोलते हैं चुंबकीय अक्ष। क्या बोलते हैं, चुंबकीय अक्ष। पॉइंट्स भी याद रखिएगा, चुंबकीय अक्ष याद रहेगा आपको, है ना, कि ध्रुवों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो होती है चुंबकीय अक्ष। तो आपसे चुंबकीय अक्ष पूछ दिया जाए तो घबराइएगा नहीं, समझिएगा कि जो चुंबक होता है ना, चुंबक के जो 2 ध्रुव होते हैं उनको मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, चुंबकीय अक्ष कहलाती है। चलिए अब देखते हैं चुंबक के गुण। तो चुंबक के गुण कैसे पता करेंगे, देखिए चुंबक के बारे में जब वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो इस पे गुण बताए, भैया इसका गुण क्या क्या है। तो पहला गुण उनको क्या दिखा, पहला गुण उन्होंने देखा कि जो चुंबक का ध्रुव है ना, चुंबक का जो ध्रुव है दोनों तरफ, इन ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे ज्यादा है। पहला उन्होंने क्या देखा कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे ज्यादा है। क्या है, चुंबकत्व सबसे ज्यादा है। आपको बात समझ में आया। वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि चुंबक के ध्रुवों पर क्या है, चुंबकत्व सबसे ज्यादा है। और जब चुंबकत्व ज्यादा होने का मतलब क्या है कि अगर आप किसी लोहे को इसके पास लेके जाओगे तो लोहा जो है कि बीच में न चिपक कर ये साउथ या नॉर्थ की तरफ ज्यादा चिपकेगा। बात समझ में आ गया। तो उन्होंने यही कहा कि जो चुंबक होता है ना, चुंबक का जो ध्रुव है, इन ध्रुवों पर चुंबकत्व सबसे ज्यादा है, ठीक है। और लेकिन जैसे ही ध्रुव से अंदर की तरफ जाओगे, कहां जाओगे, अंदर की तरफ जाओगे तो चुंबकत्व कम होने लगता है और सीधे अगर बीच में चले गए तो चुंबकत्व का मान 0 होता है। क्या दिक्कत है,
पहला नियम यही था, पहला गुण नियम बोल रहा हूं, पहला गुण यही था कि चुंबक के दोनों सिरों पर यानी दोनों ध्रुवों पर चुंबकत्व का मान सबसे ज्यादा होता है और जैसे जैसे दोनों ध्रुवों से अंदर की तरफ जाते हैं चुंबकत्व का मान कम होने लगता है और सीधे बीच में अगर चले जाते हो तो चुंबकत्व क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। पहला गुण यही है, लिख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा गुण। दूसरा गुण क्या बताया उन्होंने कि अगर ये चुंबक है ना, इस चुंबक को कई टुकड़ों में काट दिया जाए। देखिएगा ध्यान से, इस चुंबक को मैं कई टुकड़ों में काटता हूं, यहां पे लिखता हूं पहले। देखिए यहां पे हो गया ये नॉर्थ, ठीक है, और ये हो गया हमारा साउथ, ठीक है। अब चुंबक को मैं क्या करता हूं, कई टुकड़ों में काटता हूं। ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। अब देखिए यहां पे काट दिया, यहां भी काट दिया, टोटल मैंने 3 टुकड़ा इसको बना दिया, ठीक है। चुंबक के कितने टुकड़े कर दिए मैंने, 3 टुकड़े, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो जब भी कहा, दूसरा गुण यही कहा कि अगर कोई चुंबक है, उस चुंबक को आप अगर कई टुकड़ों में काटते हो या कई टुकड़े करते हो तो चुंबक के जो ध्रुव है ना, इनका बंटवारा नहीं होता है। आई बात समझ में, जो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है इसका बंटवारा नहीं होता है। ये नहीं कि ये भी बट जाएगा भैया कि अगर जितने पार्ट करोगे तो ध्रुव भी उतने पार्ट में हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ध्रुव का बंटवारा नहीं होगा। तो पहले दूसरा गुण इन्होंने क्या बताया कि यदि किसी चुंबक के कई टुकड़े किए जाए तो उनके ध्रुवों का बंटवारा नहीं होता है, बल्कि टूटे हुए भाग है ना, टूटा हुआ जो ये भाग दिखाई दे रहा, बल्कि टूटे हुए भाग एक पूर्ण चुंबक बना लेते हैं। याद रहेगा दूसरा गुण क्या याद रहेगा ना, कि यदि किसी चुंबक को कई टुकड़ों में काटा जाए, ठीक है, यदि किसी चुंबक को कई टुकड़ों में काटा जाए तो उनके ध्रुवों का बंटवारा नहीं होता है, बल्कि टूटे हुए भाग एक पूर्ण चुंबक का निर्माण कर लेते हैं। ये दूसरा गुण हो गया। तो देखिए अब पूर्ण चुंबक कैसे बनेगा, देखिए नॉर्थ है तो ये हो जाएगा ऑटोमेटिक साउथ, ठीक है। अब ये साउथ है तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ, ठीक है। फिर से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये साउथ, और ये साउथ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये नॉर्थ, यानी ऐसे ये टूट जाएगा। अब ये कई पार्ट में टूटेगा तो हमेशा ये भी एक चुंबक बन गया, क्योंकि चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं, 2, तो 2 ध्रुव ऑटोमेटिक बना लेंगे, ये चुंबक बन जाएंगे। आई बात समझ में, आपको समझ में आ चुका होगा। अब चलिए देखते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। अब तीसरा उन्होंने क्या कहा, तीसरा उन्होंने कहा ना कि अगर कोई समान चुंबक है, ठीक है, यानी समान ध्रुव वाला चुंबक है, ध्यान सुनिए, समान ध्रुव वाले चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे से दूर भागते हैं, ठीक है। लेकिन जो विपरीत ध्रुव वाले चुंबक होते हैं ना, वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं। आई बात समझ में, अगर एक समान ध्रुव वाले चुंबक को अगर पास पास लेके आओगे तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन विपरीत ध्रुव वाले चुंबक अगर पास पास लाओगे तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये बात समझ में आ गया। तो तीसरा नियम यही था कि चुंबक के, है ना, अगर समान ध्रुव वाले चुंबक, है ना, समान ध्रुव वाले चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, बल्कि असमान ध्रुव वाले चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये तीसरा नियम था। तो आपको तीनों नियम समझ में आ चुका होगा, 3 नियम क्या क्या थे, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको चुंबक के गुण जो मैंने बताया आप नोट कर लीजिएगा। चुंबकीय अक्ष क्या है ये भी आप समझ ही चुके, ठीक है। और सबसे ज्यादा चुंबकत्व कहाँ होता है, तो ध्रुव पर, और बीच में क्या होता है, चुंबक के बीच में चुंबकत्व का मान 0 होता है। आई बात समझ में, पहला गुण यही था, मैंने बता दिया। दूसरा गुण मैंने बताया कि चुंबक के कई टुकड़े कर दिए जाए तो ध्रुवों का बंटवारा नहीं होता है या ध्रुवों का टुकड़ा नहीं होता है, जबकि टूटे हुए भाग एक पूर्ण चुंबक बना लेते हैं। तीसरा नियम क्या कहता है कि भैया, तीसरा नियम यही कहता है कि आप बताइए तीसरा नियम क्या कहता है कि अगर समान ध्रुव वाले अगर चुंबक है तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, और असमान ध्रुव वाले अगर चुंबक है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। समझते हैं सबसे पहले कि आखिर में चुंबकीय क्षेत्र क्या है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां पे चुंबक के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। समझ में आ गया, चुंबकीय क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जहां पे चुंबक के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि कोई अगर चुंबक है, ठीक है, अगर वो चुंबक है और उस चुंबक के चारों ओर का जहां तक उस चुंबक का प्रभाव होगा, है ना, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक उस चुंबक का प्रभाव होता है वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र को पता करने के लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि सबसे पहले क्या किया कि एक चुंबक लिया
और चुंबक को रख दिया। मतलब कि ये चुंबक है, ध्यान सुनिए, ये चुंबक लिया और चुंबक को रख दिया। आपको पता है ना कि चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ और दूसरा साउथ, ये पीछे पड़ चुके थे। अब उन्होंने चुंबक लिया और क्या किया कि इस चुंबक के, है ना, ये चुंबक के चारों तरफ का जो क्षेत्र है ना, ध्यान रखिए, इस चुंबक के चारों तरफ का जो क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र में किसी एक बिंदु पर, है ना, किसी एक बिंदु पर उन्होंने क्या किया कि एक कंपास की सुई रख दी। क्या रख दी? कंपास की सुई रख दी। ठीक है, जो उन्होंने चुंबक लिया था वो चुंबक था क्षण चुंबक। कौन सा चुंबक? याद रखिएगा, जो वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया था, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बताने के लिए, वो कौन सा चुंबक लिया था उन्होंने? तो क्षण चुंबक लिया था। इस क्षण चुंबक के चारों तरफ का जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में किसी भी एक बिंदु पर उन्होंने कंपास की सुई रखी, है ना, कंपास रखा। समझ में आ गया? और जैसे उन्होंने इसमें कंपास रखा तो कंपास की जो सुई है ना, उसकी दिशा क्या हो गई? हट गई, यानी वो अपने दिशा से हट करके दूसरे दिशा में शिफ्ट हो गई। ये बात आपको समझ में आया? तो जब उन्होंने देखा कि जब यहाँ पे रखा गया कंपास की सुई तो उसकी दिशा क्या हो जा रही है? विक्षेपित हो जा रही है। फिर उन्होंने क्या किया कि इस बिंदु से हटा करके फिर किसी और बिंदु पर रखा, फिर उसी क्षण चुंबक के समीप किसी अन्य बिंदु पर रखा, वहां भी उसकी दिशा कहीं और हो गई। इससे उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। यानी उन्होंने ये बता दिया कि चुंबकीय क्षेत्र होता है। आपको बात समझ में आ गई कि चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पे चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र को ज्ञात करने के लिए वैज्ञानिकों ने कौन सा चुंबक का प्रयोग किया था? तो क्षण चुंबक का प्रयोग किया था। आई थिंक समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं दूसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। ठीक है, यही चीज बोर्ड पर लिखा हुआ है, देख लीजिए पहले ऊपर वाला। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन किया जाता है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है। ठीक है, देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। तो जो आपको ये चुंबक दिखाई दे रहा है ना, इस चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। तो इसमें किसी भी बिंदु पर, है ना, इसमें किसी बिंदु पर अगर कंपास की सुई रखी गई, क्या की गई? कंपास की सुई रखी गई, तो उसमें क्या हुआ कि दक्षिण ध्रुव से, जो दक्षिण ध्रुव होगा, मतलब कंपास की सुई अपने आप जो है कि सुई का डायरेक्शन स्थिर हो जाता था, कहीं ना कहीं एक जगह रुक जाती थी। ठीक है, तो जिसके कारण पता चला कि चुंबकीय क्षेत्र है। तो जब सुई रुकी ना, मान लेता हूं कि इस क्षेत्र पे सुई रुक गई, इस बिंदु पर सुई रुक गई, सुई का कांटा ऊपर की तरफ हो गया और एक नीचे की तरफ हो गया। तो जब ये सुई रुकी, क्या हुआ? जब ये सुई रुकी तो सुई रुकने के बाद क्या हुआ कि देखिए, जब ये सुई रुकी ना, तो जो ये ऊपर दक्षिण ध्रुव आया, कोई भी दक्षिण ध्रुव, चाहे नीचे का ले लीजिए चाहे ऊपर का ले लीजिए, उस टाइम जो प्रयोग किया गया उसके अनुसार जो दक्षिण ध्रुव आया, उस दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर जो खींची गई रेखा है ना, वही रेखा जो खींची गई, तो उसकी खींचने की जो डायरेक्शन है ना, वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। क्या होती है? वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। तो आपको समझ में आया ना कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखी गई कंपास की सुई के दक्षिण ध्रुव से, है ना, कंपास के सुई के दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। आपको समझ में आ गया ना कि जब उन्होंने चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर सुई रखा, चुंबकीय सुई, तो चुंबकीय सुई ऑटोमेटिक अपनी दिशा विक्षेपित कर ली। तो विक्षेपित कर ली तो जो डायरेक्शन उन्होंने विक्षेपित किया वो एक उत्तरी ध्रुव था और एक दक्षिणी ध्रुव। तो उन्होंने कहा कि दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर खींची गई जो रेखाएं है ना, दक्षिण से उत्तरी की ओर खींची गई रेखाएं, वही रेखा की क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है ना। जिधर से खींच रहे हो वही क्या है? दिशा है। ठीक है, तो ये था हमारा दो टॉपिक, चुंबकीय क्षेत्र क्या है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है। चलिए अब देखते हैं हम लोग चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। अब देखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। ठीक है, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो चलिए देखिए, अगर कोई स्थान है ना, चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी स्थान है, ठीक है, वहां से ये डिफिनेशन बना हुआ है। देखिएगा कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, है ना, किसी भी स्थान पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे गए एकांक लंबाई के तार में, ध्यान सुनिएगा,
किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, के लंबवत रखे गए एकांक लंबाई के तार में एकांक विद्युत धारा प्रवाहित किया, ठीक है, एकांक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, ठीक है, तार पर जो बल कार्य करता है वह उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। आपको समझ में आया? फिर से सुनिएगा। एक्चुअली हुआ यूं कि चुंबकीय क्षेत्र निकल गया, तो चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो था ना उसके लंबवत एकांक लंबाई के तार को रखा गया, ठीक है, और उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित किया गया, क्या किया गया, विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो देखा गया कि उस तार में एक बल कार्य करता है, ठीक है। तो जो तार को एक बिंदु पर रखा गया था तो उस बिंदु को ही क्या कहा गया, उस स्थान को ही क्या कहा गया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कही गई। यही बात उसने लिखा हुआ है, यानी मैंने लिखा हुआ है। देखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे एकांक लंबाई के तार में एकांक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार पर जो बल कार्य करता है वह उस स्थान पर, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया? अब देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो एक सदिश राशि है, याद रखिएगा ये भी बात। और जो इसका मात्रक होता है न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये बहुत बार बहुविकल्पीय प्रश्न में बहुत बार पूछा गया है, ये याद रखिएगा, ठीक है। और बोर्ड के एग्जाम में साफ साफ यही पूछा गया कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो आप कहिएगा बिल्कुल यही प्रश्न कि किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत एकांक लंबाई के तार, ठीक है, में एकांक विद्युत धारा प्रवाहित करने पर जो बल कार्य करता है, ठीक है, वह उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। बात क्लियर होगी? बहुत आसान है। और यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन पर एम्पियर मीटर होता है या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है। ये आपको ये बात याद रखनी है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। लेकिन अभी मैं बताया था कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। और आपको पता है आज पूरे वर्ल्ड में फेमस जो टेस्ला कंपनी है, जो इलेक्ट्रिक के मामले में बहुत आगे है, जो इलेक्ट्रिक कार बना चुकी है, बैटरी से चलने वाली कार, ठीक है, इलेक्ट्रिक से चलने वाली मतलब कि बैटरी समझिए, लिथियम आयन की बैटरी का प्रयोग करके उन्होंने कार बनाया हुआ है, ठीक है। तो वही टेस्ला कंपनी है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का जो मात्रक है क्या है, टेस्ला है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर एम्पियर मीटर है। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए, ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो है दो तरह की होती है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और दूसरा असमान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। एक होता है एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और एक होता है असमान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो देखिए एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर, है ना, कोई अगर चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें जो भी बिंदु आप मान रहे हो ना, तो प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और उसकी दिशा परिमाण में अगर समान है, इसका मतलब कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। समझ में आ गया? यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं उसकी दिशा का जो परिमाण है वो अगर समान है तो इसका मतलब वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। अगर इसी चीज को असमान चुंबकीय क्षेत्र लिखोगे तो कैसे लिखोगे कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एवं दिशा परिमाण में असमान हो, क्या हो, असमान हो, तो क्षेत्र क्या कहलाएगा, असमान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बात क्लियर हो गई? यानी हमने दोनों बता दिया, एक समान वाला और एक असमान वाला। बस आपको क्या करना है, सब कुछ यही लिखना है असमान में और यहाँ पे लगा देना है असमान हो, तो क्षेत्र यहाँ पे लिख देना असमान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बस ये हो गया हमारा टोटल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? देखिए चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं, ध्यान रखिएगा
कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, एक प्रकार की काल्पनिक रेखाएं हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है। तो चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी स्थान में, है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है ना। ध्यान रखिएगा, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी स्थान में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है, वे चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। आई बात समझ में? इतना आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। देखिए, जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है ना, वो चुंबक के समीप, ध्यान रखिएगा, चुंबक के समीप चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती है, ठीक है। लेकिन चुंबक से दूर जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती है। आई बात समझ में? यानी चुंबक के समीप चुंबकीय बल रेखाएं, है ना, चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती है, लेकिन चुंबक से दूर चुंबकीय बल रेखाएं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण होती है। आ गया समझ में? ये भी मैंने लिखा हुआ है, देखिए कि चुंबक के समीप चुंबकीय बल रेखाएं, ठीक है, चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है तथा चुंबक से दूर, है ना, चुंबकीय बल रेखाएं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है। आई थिंक समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट जानते हैं उदासीन बिंदु। क्या जानते हैं? उदासीन बिंदु। बता दूं कि उदासीन बिंदु क्या होता है कि ऐसा बिंदु जो चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में कहीं ना कहीं होगा, ठीक है, ऐसा बिंदु जो चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में होगा जहां से कोई भी चुंबकीय बल नहीं गुजरती है। आई बात समझ में? यानी पूरा अगर चुंबकीय बल रेखाओं को खींच दिया जाए तो उसमें दो ऐसे बिंदु मिलेंगे, है ना, दो ऐसे बिंदु मिलेंगे जहां से कोई भी चुंबकीय बल रेखाएं नहीं गुजरती हैं। उस बिंदु को ही क्या कहते हैं? उदासीन बिंदु कहते हैं। आई थिंक समझ में आ गया। देखिए कि चुंबकीय बल रेखाओं के बीच, है ना, चुंबकीय बल रेखाओं के बीच ऐसे दो बिंदु, है ना, ऐसे दो बिंदु जहां से कोई भी बल रेखाएं नहीं गुजरती है ना, जहां से कोई भी बल रेखाएं नहीं गुजरती है, इन बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं? इन बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहते हैं। आपको समझ में आ गया? देखिए ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैग्नेट, है ना, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, समझ में आ गया? ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है ये जो मैंने खींचा हुआ है नॉर्थ से निकलते हुए साउथ की तरफ जा रही है, यही है चुंबकीय बल रेखाएं। अब इन चुंबकीय बल रेखाओं में एक ऐसा भी बिंदु है, मान लेता हूं कि ये वाला एक बिंदु है, ठीक है, और ऐसे एक नहीं बल्कि दो होंगे, एक ऊपर होगा तो एक कहां होगा? तो आपका नीचे होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे दो बिंदु जहां से कोई भी चुंबकीय बल रेखाएं नहीं गुजरती है, इन दोनों बिंदुओं को उदासीन बिंदु कहते हैं। आई बात समझिए? कितना आसान है। चलिए अब आप ध्यान सुनिएगा, जो ये आपको बिंदु दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों बिंदु, ध्यान सुनिए, ये उदासीन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। ये बहुविकल्पीय प्रश्न में बहुत बार पूछा गया है कि चुंबकीय बल रेखाओं के बीच में स्थित जो उदासीन बिंदु होता है ना, उसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है? तो याद रखिएगा चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य होता है, ठीक है। पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा कि उदासीन बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। तो ये था हमारा चुंबकीय बल रेखाएं और उदासीन बिंदु क्या होता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं के गुण कौन कौन से हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। देखिए पहला गुण यही है कि चुंबकीय बल रेखाएं वक्र के रूप में चलती हैं। देखिए अगर आप इस पिक्चर में देखोगे तो ये चुंबकीय बल रेखाएं जा रही है ना, ये कैसा बना रही है? एक वक्र के रूप में चलती हुई जा रही है ना, ऐसे वक्र के रूप में चलती हुई जा रही है। तो पहला यही हो गया कि चुंबकीय बल रेखाएं एक वक्र के रूप में चलती है। बात समझ में आ गया? चलिए दूसरा देखिए, चुंबकीय बल सदैव उत्तरी ध्रुव से निकलती है। कहां से निकलती है? उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा वक्र बनाते हुए, ठीक है, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं, है ना। वक्र बनाते हुए कहां प्रवेश करती है? दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश करती हैं और चुंबक के अंदर से होते हुए उत्तरी ध्रुव पर वापस आ जाती है। बात समझ में आ गया? देखिए
अगर आप देखोगे ये चुंबक, तो चुंबक का ये क्या है, उत्तरी ध्रुव है ना, नॉर्थ पोल है ये उत्तरी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं ना, हमेशा यहीं से निकलती है और वक्र बनाते हुए, है ना, वक्र बनाते हुए दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश कर जाती है ना, वक्र बनाते हुए दक्षिणी ध्रुव से क्या कर जाती है, प्रवेश करती है और चुंबक के अंदर से होते हुए, देख रहे हैं ना, ये अंदर से होते हुए, है ना, पुनः कहाँ जाती है, तो उत्तरी ध्रुव की ओर आ जाती है। ये हो गया हमारा दूसरा गुण। ठीक है, तो समझ में आ गया। पहला गुण क्या था कि जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो वक्र के रूप में चलती हैं। दूसरा गुण यही हो गया कि सदैव ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है और वक्र बनाते हुए दक्षिणी ध्रुव से प्रवेश कर जाती हैं और चुंबक के अंदर से, है ना, चुंबक के अंदर से होते हुए उत्तरी ध्रुव तक आ जाती है। यही मैंने दूसरा लिखा हुआ है। चलिए अब देखते हैं तीसरा। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं संभव नहीं है। तो देखिए, आप देखोगे जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं, मैंने 3 खींचा है ऊपर और 3 नीचे खींचा है, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। क्यों नहीं काटती है? कि किसी एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं है। अब 2 दिशाओं का मतलब क्या है कि भैया अलग अलग दिशाएं अगर होंगी, ठीक है, मतलब कि एक ही बिंदु पर अगर अलग अलग दिशाएं होंगी तो चुंबकीय क्षेत्र इधर उधर जाएगा ना, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा भी बदलेगी। जबकि यहाँ पे एक बिंदु पर 2 दिशा संभव ही नहीं है, तो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। यही बात हुआ कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती क्योंकि एक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की 2 दिशाएं संभव नहीं है। समझ में आ गया? ये हो गया हमारा तीसरा। अब चौथा देखिए कि चुंबक के ध्रुव के समीप, है ना, देखिए चुंबक का ध्रुव आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नॉर्थ है और ये साउथ है। तो चुंबक के ध्रुव के समीप चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं। देखिए ना, बहुत ज्यादा पास पास है ना, तो चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है तथा ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कम होती है, जिसके कारण बल रेखाएं दूर दूर होती जाती हैं। समझ में आ गया ना कि चुंबक के ध्रुवों के समीप चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती हैं। क्योंकि ध्रुवों पर चुंबकीय जो आप देखोगे यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है ना वो प्रबल होता है, जबकि ध्रुव से दूर जाने पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती हैं क्योंकि वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो ये मैंने टोटल 4 के 4 गुण लिखा हुआ है, आपको चारों याद कर लेना है और पिक्चर के थ्रू मैंने समझा दिया। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके 5वें गुण का, तो 5वां गुण ये भी कहता है कि अगर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है ना, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, तो उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर से गुजरने वाली जो बल रेखाएं हैं ना वो समान दूरी पर जाएंगी। क्या होंगी? समान दूरी पर जाएंगी और समान डिस्टेंस, मतलब कि समान डिस्टेंस कह लें, समान दूरी कह लें, और ये आराम से जाएंगे। यानी समझ में आ गया ना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समान दूरी पर जाती हैं, है ना, समान दूरी पर जाती हैं। ये 5वां आप लिख सकते हो जो कि मैंने बोला। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही था हमारा चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा के लिए कौन कौन से नियम दिए गए। ठीक है, यानी मैं तुम्हें बता दूं कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा बताने के लिए 2 नियम दिए गए। पहला कि मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेंच का नियम और दूसरा दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, और मैंने ये दोनों नियम लिखा हुआ है। पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर मैं आपको वही चीज जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। एक वैज्ञानिक थे मैक्सवेल। मैक्सवेल ने कहा ना कि यदि हम एक पेंच समझते हैं ना, मतलब कि जिसको पेचकस से कसा जा सके। ठीक है, यदि हम पेंच को एक पेचकस से कसें, क्या करें, एक पेचकस से कसें, है ना, देखिएगा, पेंच को पेचकस से कसें तो पेंच की धंसने की जो दिशा होगी ना, अगर वो धारा की दिशा बताए, क्या हो, पेंच की धंसने की दिशा, मतलब आप कसोगे तो पेंच अंदर की तरफ जाएगा ना जी। जब हम कस रहे हैं तो अंदर की तरफ जा रहा है, तो पेंच की धंसने की जो दिशा है अगर वो धारा की दिशा हो तो पेचकस के कसने की दिशा, यानी जिस दिशा में आप कस रहे हो वही दिशा चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगा। बताइए समझ में आया कि नहीं? मैक्सवेल ने क्या बोला कि यदि आप किसी पेंच को
पेचकस से कस रहे हो तो पेच के धंसने की दिशा क्या कहलाएगी? अगर धारा की दिशा हो, है ना, कसने की दिशा अगर धारा की दिशा हो तो पेचकस को आप जब क्या कर रहे हो, पेचकस को जो घुमा रहे हो, जिस दिशा में आप घुमा रहे हो वो दिशा क्या कहलाएगी? आपकी जो है कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ही होंगी। ये मैक्सवेल ने ये बात बताया था। जैसे देखिएगा, आप ध्यान से देखिए, मान लीजिए कि ये पेचकस है, ठीक है। अब मैं इस ऊपर पेच है, समझिए कि पेच को ऐसे कस रहा हूं, देखिए ऐसे कस रहा हूं ना, तो अब पेच कहां जाएगा? ऊपर की तरफ जाएगा। जो मैं हाथ ऐसे घुमा रहा हूं तो ये जो घुमाने की दिशा है यही है चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। समझ में आ गया? ऊपर जब पेच जा रहा है तो वो धारा की दिशा है, ये पेचकस को घुमाने की जो दिशा है यही क्या है? चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है। समझ में आ गया? यही बात मैक्सवेल ने बताया था, ठीक है। तो देखिएगा, मैंने लिखा हुआ है, देखिए कि इस नियम के अनुसार पेच को कसते समय, है ना, पेच को कसते समय पेचकस को दाएं हाथ में, देखिए हमेशा पेचकस को कहां? दाएं हाथ में, है ना, ये बायां है और ये दायां है, तो दाएं हाथ में पकड़कर इस प्रकार घुमाया जाए कि पेच की नोक, पेच की जो नोक है ऊपर वाली, है ना, वो धारा की दिशा में, है ना, आगे बढ़े। क्या हो? धारा की दिशा में आगे बढ़े। तो पेच को घुमाने की जो दिशा है, ध्यान सुनिए, पेच को घुमाने की जो दिशा है, पेच को घुमा रहे हैं यानी हम पेचकस को घुमा रहे हैं ना, तो जो घुमाने की जो दिशा है वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। अब आप कहोगे सर आपने तो पेचकस बोला था। बाबू देखो, पेचकस को जिस दिशा में घुमाओगे पेच भी तो उसी दिशा में घूमेगा ना, तो बस सेम वही है। तो आप पेचकस लिखिए चाहे पेच लिखिए, कॉन्सेप्ट सेम है। मैं पेच इसलिए लिखा हूं ताकि मैं पेच की नोक पे आपको समझाया था, इसलिए पेच यहां भी समझ में आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेच का नियम, ठीक है। अब चलिए दूसरा आता है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। क्या होता है? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। अब दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है कि इन्होंने बताया, इस नियम के अनुसार क्या है कि यदि एक सीधे धारावाही चालक तार को, एक सीधा एकदम सीधा हो धारावाही चालक तार की मतलब कि जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, अगर हम सीधे धारावाही चालक तार को, ठीक है, अपने अंगुलियों के बीच इस प्रकार पकड़ें, ध्यान सुनिए, अपने अंगुलियां, ये 4 अंगुली दिखाई दे रही ना, इसके बीच इस प्रकार पकड़ें, पकड़ लिया कि अंगूठा जो है कि धारा की दिशा में हो। क्या हो? अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो ये अंगुलियों की जो दिशा है ना, यही दिशा क्या कहलाएंगी? चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करेंगी। समझ में आ गया? यानी अपने दाएं हाथ के उंगलियों के बीच में, है ना, दाएं हाथ के अंगुलियों के बीच में एक सीधा धारावाही चालक इस प्रकार रखा जाए या पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा बताए और ये चारों जो उंगलियां है, ये उंगलियां ही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। आपको बात समझ में आ गया? यही चीज मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, देखिएगा कि यदि दाएं हाथ में, है ना, यदि दाएं हाथ में एक सीधे धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां तार पर लिपटी हो, है ना, तार पर लिपटी हो, ऐसे तार पर लिपटी हो, वह अंगूठा धारा की दिशा में, अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई अंगुलियां की जो दिशा है ना, वो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। बस यही चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा ज्ञात करने के 2 नियम है ना, समझ में आ गया? मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती पेच का नियम और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। तो ये दोनों मैंने कंप्लीट करा दिया। यानी आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या है, उदासीन बिंदु क्या है और कहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 होता है, ये भी मैंने आपको समझाया था। उसके बाद अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा ज्ञात करने के कौन कौन से नियम है। तो मैक्सवेल का जो दक्षिणावर्ती पेच का नियम है वो भी मैंने आपको समझा दिया और दाएं हाथ के अंगूठे का नियम भी आपको समझा दिया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इस चुंबकीय क्षेत्र को सिद्ध करने के लिए एक वैज्ञानिक ने अपना एक नियम दिया, है ना। वो वैज्ञानिक थे आर्स्टेड। याद रखिएगा, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आर्स्टेड। आर्स्टेड ने क्या किया कि एक चालक तार लिया, है ना, और वो चालक तार तांबे का तार लिया, ध्यान सुनिए, तांबे का तार लिया और उन्होंने इस तांबे के तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया। क्या किया? इस तांबे के तार में जब उन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित किया, उसके बाद से इस तांबे के तार के समीप जब उन्होंने चुंबकीय सुई को रखा, किसको रखा? यह है चुंबकीय सुई। याद रखिएगा, यह है आपका चुंबकीय
सुई। तो जब उन्होंने इस तांबे के तार के समीप चुंबकीय सुई को लेकर गए तो चुंबकीय सुई जो है कि अपनी दिशा विक्षेपित हो गई। यानी जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके जब इसको पास में ले गए तो इसकी सुई क्या हो गई, विक्षेपित हो गई, अपनी दिशा बदल दी। लेकिन जब उन्होंने विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर दिया तो उन्होंने देखा कि पुनः यह पूर्व अवस्था में आ जाती है। लेकिन अब उन्होंने क्या किया, इसको उल्टा किया। अब क्या किया कि इस तांबे के तार को नीचे किया, है ना, इस तांबे के तार को इस चुंबकीय सुई के एक बार ऊपर रखा और एक बार कहाँ रखा, नीचे रखा। और नीचे रखने के बाद फिर से विद्युत धारा उन्होंने प्रवाहित किया तो उन्होंने देखा कि जब ऊपर रखा गया था तो जिस दिशा में ये विक्षेपित हो रही थी उसके ये विपरीत दिशा में विक्षेपित हो गई। तो उन्होंने एक बात तो समझ में आई गया कि मतलब कि इस तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है उसके कारण यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रही है। फिर उन्होंने क्या किया कि अब जो है कि विद्युत धारा को उल्टा प्रवाहित किया। मतलब कि अगर विद्युत धारा इस दिशा से प्रवाहित हो रही थी तो इस बार दूसरे दिशा से। तो जैसे उन्होंने दूसरे दिशा से प्रवाहित किया तो उन्होंने देखा कि पूरा जो पहले जो भी डायरेक्शन आ रही थी चुंबकीय सुई का सीधे उल्टा हो गया। मतलब तो उन्होंने एक चीज कह दिया कि ये जो है कि चुंबकीय सुई का जो विक्षेपित है वो किसके कारण है, तो इस बात पे निर्भर करता है कि चुंबकीय मतलब कि जो चालक तार है उसमें धारा प्रवाह किस दिशा से किस दिशा की तरफ हो रही है, अगर उसके अनुसार ही क्या हो जाएगी, विक्षेपित हो जाएगी। ये बात अरस्टेड ने बताया था। यही कहानी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने वहां पिक्चर के थ्रू समझाया सेम वही कॉन्सेप्ट मैंने पूरा लिख दिया है आपको समझाने के लिए। देखिएगा, सबसे पहले हेडिंग यही आपका कि धारा के चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए अरस्टेड का प्रयोग। याद रखिएगा सबसे पहले ये कि धारा के चुंबकीय प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिए किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था, तो अरस्टेड ने प्रयोग किया था। ये बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा गया है। चलिए देखिए नेक्स्ट, यहाँ पे अरस्टेड ने यह बताया कि क्या बताया कि जब किसी चालक में, है ना, जब किसी चालक में, चालक का मतलब जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो, ठीक है, तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, क्या की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों ओर यानी उस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये बात किसने बताया था, ये अरस्टेड ने बताया था, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद हुआ यूं कि इसको प्रयोग करने के लिए उन्होंने क्या लिया, तो चुंबकीय सुई स्वतंत्र रूप से रखी जाए, है ना। इन्होंने क्या किया कि चुंबकीय सुई को स्वतंत्र रूप से रखा। तो मैंने लिखा है क्या कि यदि चुंबकीय सुई स्वतंत्र रूप से रखी जाए तो स्वतंत्र होने के कारण चुंबकीय या म्योत्तर की दिशा में है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर स्वतंत्र है, मतलब इसे आराम से रख दिया जाए तो ये अपना वो दिशा चुन लेंगी जो ये ऑलरेडी नॉर्थ और साउथ पोल में स्थिर होंगी, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं चुंबकीय या उत्तर की दिशा में है। तो सुई के ऊपर, है ना, इस चुंबकीय सुई के ऊपर एवं समांतर, है ना, ऊपर और उसके समांतर एक तांबे का तार है। क्या रखा है मैंने, तांबे का तार, ठीक है। तो तांबे का तार है, जब तार में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती तो, ठीक है, अगर तार में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती तो चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो जब यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि धारा प्रवाहित नहीं होती तो चुंबकीय सुई स्थिर रहती है, मतलब विक्षेपित नहीं होती है। लेकिन जैसे ही धारा प्रवाहित होती है तो चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती है। आई बात समझ में। अब उन्होंने क्या किया कि इस तांबे के तार को, ठीक है, चुंबकीय सुई के नीचे रखा। तांबे के तार को चुंबकीय सुई के नीचे रखा जाता है तो पूर्व विक्षेपित यानी पहले जितना विक्षेपित हुआ था, ठीक है, तो पूर्व विक्षेप के विपरीत विक्षेपित हो जाता है। समझ में आया ना, जैसे पूर्व विक्षेपित हुआ था उसके विपरीत हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ठीक है। अगर धारा की दिशा उल्टी कर दी जाए, क्या कर दी जाए, उल्टी कर दी जाए तो चुंबकीय सुई का विक्षेप भी क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। चुंबक मतलब सुई के घूमने से सिद्ध हो गया, है ना, समझ में आ गया। अब सुई बार बार घूम रहा है जब विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा है तो इसके घूमने की दिशा से यह सिद्ध हो गया कि धारा के कारण जो है कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या हो जाती है,
सुई जो है घूमती है, जिसके कारण क्या होती है, सुई घूमती है। तो बस यही था हमारा धारा के चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करने के लिए जो अरेस्टेड का प्रयोग था, मैंने आपको समझाया। सेम यही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, थोड़ी सी बुक की लैंग्वेज में मैंने लिखा हुआ है, बट मैं आपको अपनी लैंग्वेज में समझा दिया। ठीक है, तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया। सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। मान कैसे ज्ञात करोगे कि एक धारावाही चालक में, ठीक है, कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो आज हम लोग उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आखिर में ये कैसे पता लगाया गया कि चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, ये किस बात पे डिपेंड करता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है कि किसी तार के अंदर कितना होगा, ये किस बात पे निर्भर करता है। ठीक है, तो पूरा डिटेल्स के साथ समझेंगे। तो आपने समझ लिया कि आज का जो हमारा हेडिंग ही है वो है सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। यानी कोई भी धारावाही चालक मतलब क्या होता है, जिसके अंदर विद्युत धारा प्रवाह हो सके। ठीक है, उसके अंदर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, उसका मान क्या होता है, यानी सूत्र क्या होता है, पूरा सूत्र हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आप इस पिक्चर को देखिए। ठीक है, इस पिक्चर में आप क्या नोटिस करोगे, हमने पीछे पढ़ा था और स्टेट ने बताया था कि अगर कोई धारावाही चालक है और उसके अंदर अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ये बात हमने देखा था। फिर बाद में प्रयोग के द्वारा बताया गया कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उस चुंबकीय क्षेत्र के आसपास चुंबकीय सुई लाई जाए या लोहे के बुरादे डाले जाएं या लोहे के छोटे छोटे टुकड़े डाले जाएं, तो ये चुंबकीय सुई या लोहे के छोटे छोटे टुकड़े क्या बताएंगे, वो चुंबकीय बल रेखाएं की दिशा बता देंगे, है ना। चुंबकीय बल रेखाओं की क्या बता देंगे, दिशा बता देंगे। आई बात समझ में। यानी आपका जो हेडिंग है कि सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो आप क्या लिखोगे कि यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र में यदि चुंबकीय सुई या लोहे के बुरादे या लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को डाला जाए तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को ये प्रदर्शित करेंगे। मतलब ये हुआ कि जब आप लोहे के छोटे छोटे टुकड़े डालोगे ना, तो ये ऑटोमेटिक अपनी एक डायरेक्शन बना लेंगे, दिशा बना लेंगे। ठीक है, तो जो दिशा होगा ना, वही दिशा आपका क्या कहलाएगा, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। उसी चीज को इस प्रैक्टिकल के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, अब इस चीज को प्रयोग करने के लिए सबसे पहले एक कार्डबोर्ड लिया गया, यानी इसको आप गत्ता भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, गत्ता। ध्यान रखिएगा, गत्ता लिया गया, कार्डबोर्ड लिया गया और इस कार्डबोर्ड के ऊपर सफेद कलर का एक कागज चिपकाया गया, ताकि हमें कोई भी चीज उस सफेद कागज पे रखा जाए ना तो विजुअल दिखाई दे, आसानी से आप देख पाओ। तो कार्डबोर्ड यानी गत्ते के ऊपर क्या चिपकाया गया, सफेद कागज चिपकाया गया और इस कार्डबोर्ड के बीचों बीच छेद किया गया। क्या किया गया, बीचों बीच छेद किया गया और छेद करने के बाद एक धारावाही चालक तार को, है ना, ऊर्ध्वाधर यानी ऊपर की तरफ ऐसे लगा दिया गया। कार्डबोर्ड है तो ये धारावाही चालक है, ऐसे बीचों बीच छेद करके इसमें लगा दिया गया। बात समझ में आ गया। उसके बाद इस तार को बैटरी से जोड़ दिया गया। यहाँ पे ये बैटरी है, क्या है, ये बैटरी है, याद रखिएगा, ये है हमारी बैटरी। इसको क्या किया गया, बैटरी से जोड़ दिया गया। ठीक है, अब ये हमारा एक परिपथ बन के तैयार हो गया। क्या बन गया, एक परिपथ बन के तैयार हो गया। अब क्या किया गया कि इस कार्डबोर्ड के ऊपर जो सफेद कागज चिपकाया गया था, उसके ऊपर क्या किया गया, लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को यानी बुरादों को डाल दिया गया।
ठीक है। और जब डाल करके विद्युत धारा प्रवाहित किया गया है ना, देखिए विद्युत धारा की जो दिशा है आपको दिखाया हूं तीर से, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। कहां जा रही है? नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण ये जो तार है, इस तार में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने के कारण जो लोहे के ये छोटे छोटे टुकड़े हैं, अगर इस कार्डबोर्ड पे ऐसे टच किया गया तो क्या हुआ कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़े जो है कि एक वृत्त के आकार के रूप में धारण कर लिए, यानी एक वृत्ताकार संकेंद्रित हो गए। मतलब कि इधर उधर जो डाला गया था छोटे छोटे कण, सब कैसे हो गए? एक गोल दिशा में बन गए। और जैसे ये वृत्त के रूप में बने तो इनकी जो दिशाएं थी वो दिशाएं आपको दिखाई दे रहा है, ये है वामावर्त। क्या हो गया? वामावर्त आपको दिखाई दे रहा है। ये लोहे के छोटे छोटे कणों की क्या है? ये छोटे छोटे कणों की मैं बना देता हूं, इसमें छोटे छोटे कणों की दिशा है, यानी ये दिशा कौन सी हो गई? तो वामावर्त होगी। आपको बात समझ में आ गया? यानी जब इसमें विद्युत धारा नीचे से ऊपर की तरफ प्रवाहित किया गया तो उन्होंने देखा, वैज्ञानिकों ने देखा कि कार्ड के बोर्ड के ऊपर जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो एक दिशा में, यानी कौन सी दिशा में? वामावर्त दिशा में संकेंद्रित हो गए, यानी एक वृत्त का आकार ले लिया। तो वामावर्त दिशा में उन्होंने ये मतलब ये लोहे के छोटे छोटे टुकड़े आकार में ले लिए। इससे ये सिद्ध हो गया कि इसमें पक्का ये चुंबकीय क्षेत्र प्रवाहित मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। ये बात समझ में आ गया। फिर उन्होंने क्या किया कि इस विद्युत धारा की दिशा को ऊपर से नीचे किया। कहां से? ऊपर से नीचे किया। तो फिर उन्होंने देखा कि जो लोहे के छोटे छोटे ये बुरादे के कण है ना, इनकी दिशा बदल गई, यानी ये दक्षिणावर्त में हो गया, है ना। तो समझ में आ गया कि जब विद्युत धारा को नीचे से ऊपर प्रवाहित किया गया तो जो लोहे के छोटे छोटे कण है उनकी जो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा है वो वामावर्त थी, ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज था। लेकिन जब वही विद्युत धारा की दिशा को उल्टा कर दिया गया तो ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा भी क्या हो गई? उल्टी हो गई। यही चीजें आपको बना करके एग्जाम में लिखना है। जैसे मैंने कहानी समझाया वही सेम कहानी आप बार बार सुनिएगा और एग्जाम में लिखिएगा। अब ध्यान सुनिए, यहाँ पे अगर छेद किया गया है ये बीच वाला कार्डबोर्ड में, तो जो जितना ये गोल में आपको दिखाई दे रहा है कि लोहे के जो छोटे छोटे कण ये गोल रूप धारण कर लिए हैं, चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को बता रहे हैं। क्या बताइए सोच के, या ये बीचों बीच के छेद से मतलब जो छेद है, छिद्र है, यहाँ से आर दूरी पे हो रहा है कि नहीं, है ना। आर दूरी पर चारों तरफ ये गोल है, तो बताइए आर दूरी होगा, तो ये आर दूरी हो गया। अब इसमें इस चालक तार के चारों तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो आपका बी है। क्या है वो? आपका बी है। और इस चालक तार में जो प्रवाहित धारा है वो आपका आई है, ठीक है। अब इन्हीं तीनों की मदद से फार्मूला बनाया गया। अब ध्यान सुनिए क्या बनाया गया। इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित किया तो आई हो गया, इस चालक तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो बी हो गया, और आर क्या है? तो जो ये बीचों बीच का जो केंद्र है जिसको कह सकते हो प्रेक्षण बिंदु, इस बिंदु से जो कि कितना चुंबकीय बल रेखाएं हैं, कितनी दूरी तक है, उनके बीच की दूरी है, यानी आर हो गया। अब यही चीज है जब वैज्ञानिकों ने किया तो उसके बाद करने के बाद उन्होंने फार्मूला बनाया। और क्या बनाया देखिए यहाँ बोर्ड पे कह रहे कि प्रयोग से ज्ञात हुआ। इस प्रयोग से क्या ज्ञात हुआ कि अत्यधिक लंबाई के, अगर ज्यादा लंबाई वाला तार हो, सीधे तार हो, अगर उसमें आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित किए जाए, है ना, आई एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो तार में, है ना, तार में अगर तार में देखोगे तो तार के बीचों बीच से प्रेक्षण बिंदु से आर दूरी पर, है ना, आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी, ठीक है, प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती एवं तार से दूरी आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समझ में आ गया। यानी उन्होंने क्या बोला कि अगर आप इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है ना, वो चुंबकीय क्षेत्र विद्युत धारा के अनुक्रमानुपाती और प्रेक्षण बिंदु से जो आर है, यानी प्रेक्षण बिंदु से जो तार से जो दूरी है, इनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखिएगा ध्यान से। अब ये था पहला क्या कि चुंबकीय क्षेत्र जो है ना कि प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती
अनुक्रमानुपाती देखिए बी चुंबकीय क्षेत्र हो गया, प्रवाहित धारा आई हो गया, ये क्या है अनुक्रमानुपाती पहला बन गया, तथा तार से दूरी आर के व्युत्क्रमानुपाती कौन चुंबकीय क्षेत्र। तो ये बी जो है कि तार के व्युत्क्रमानुपाती जो दूरी है आर उसका क्या है व्युत्क्रमानुपाती, तो 1/r हो गया, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा हो गया। अब ये दो समीकरण बने गए। अब इन दोनों समीकरण से यानी समीकरण 1 व 2 से ये बनेगा बी, ठीक है, और ये अनुक्रमानुपाती I/R, R नीचे था, ठीक है, मैं स्मॉल r लिख देता हूं, यहाँ पे स्मॉल r कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने स्मॉल r ही लिया हुआ है वहां पे, तो चलिए स्मॉल r कर देता हूं यहाँ पे, ठीक है। आप कैपिटल R भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए तो यहाँ भी कर देता हूँ स्मॉल r, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। अब आप नोटिस करेंगे कि ये देखिए B अनुक्रमानुपाती I/R हो गया, I ऊपर था और R नीचे था तो नीचे ही रह गया। अब देखिए जो अनुक्रमानुपाती हटा ना तो इसके जगह पे आ गया K, तो B = KI/R। अब K क्या है तो K एक नियतांक है, अनुक्रमानुपाती नियतांक, याद रखिएगा K क्या है तो एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है जिसका मान होता है 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। याद रखिएगा जब हम इसका प्रयोग करेंगे ना न्यूमेरिकल में तो यही हम लोग K का मान रखने वाले हैं, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अब देखिए आप नोटिस करोगे कि जब K का मान ये है तो यहाँ पे जहाँ K है वहां पे रख दीजिए 2 × 10⁻⁷ गुणे, अब देखिए I है और ये R है तो गुणे I/R, B बराबर, यानी चुंबकीय क्षेत्र बराबर क्या हो गया तो 2 × 10⁻⁷ गुणे I/R। ये हमने ये बना दिया फार्मूला, ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब इसी फार्मूले से हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है तो याद रखिएगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर या टेस्ला, याद रखिएगा या क्या होता है टेस्ला, ठीक है, न्यूटन पर एम्पियर मीटर या टेस्ला होता है। अब आप इस फार्मूले से देखिए, इस फार्मूले में आप क्या नोटिस कर पा रहे हो कि अगर सीधे धारावाही चालक तार में विद्युत धारा का मान बढ़ा दिया जाए, यानी देखिए B बराबर क्या है I/R, ये तो अंक हो गया, तो ध्यान से देखिएगा B बराबर I/R, ठीक है। तो अब देखिए अगर ये विद्युत धारा का मान बढ़ा दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या हो जाता है बढ़ जाता है, समझ में आ रहा है। यानी हम नोट में लिख भी सकते हैं कि यदि किसी चालक तार में विद्युत धारा का मान बढ़ा दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाता है। आई बात समझ में। लेकिन अगर ये दूरी बढ़ा दिया जाए, क्या किया जाए दूरी बढ़ा दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाता है। अब आप देख लीजिए खुद से कि अगर इस तार के जितने समीप रहेंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ज्यादा होगा, और तार से जितने दूर जाओगे चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा। इसीलिए क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी लाइनें होती हैं जिसके ऊपर बिजली के तार गए होते हैं वो डिस्टेंस पे बनाया जाता है, ताकि डिस्टेंस क्या हो दूरी ज्यादा हो, और दूरी ज्यादा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा, जिसके कारण तार जो है इंसान को या किसी भी वस्तु को खींच नहीं पाएगी, बिजली खींच नहीं पाएगी, मतलब विद्युत खींच नहीं पाएगा। क्योंकि हम इतना तो जानते हैं कि अगर विद्युत धारा का मान ज्यादा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा उत्पन्न होगा। इसलिए जितने भी 33 kV 128 kV है ना, तो जो केवी में आती है, ठीक है, तो वो जो लाइटें आ रही है ना, ठीक है, वो लाइटें बहुत हाई पावर में होती हैं। इसलिए जब आप उसके नीचे से जाओगे तो आवाज करते हुए चिर करके आवाज सुनाई देगा, चिर 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 करके ऐसे आवाज सुनाई देगी उसमें। समझा, चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है, तो क्यों धारा ज्यादा तो चुंबकीय क्षेत्र भी ज्यादा। अगर दूरी आप बढ़ा दोगे तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अगर दूरी कम कर दोगे तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाएगा। आई बात समझ में। तो यही था हमारा सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का फार्मूला हमने बताया कैसे ज्ञात करना है, और जो मैं कहानी आपको समझाया वो इसके नीचे लिख लेना है, और उसके बाद ये लिखना है कि इस प्रयोग से ज्ञात हुआ है ना, प्रयोग से क्या ज्ञात हुआ, ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद ये पूरा ये टॉपिक जो सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र था पूरा कंप्लीट हो गया। विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र, इसका मतलब यह हुआ कि आपको कोई चालक तार लेना है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, और उसको एक कुंडली के रूप में, यानी मान लीजिए कि इसके ऊपर कुंडली के रूप में यानी गोल बना करके, ठीक है, उसमें देखा जाए अगर विद्युत धारा प्रवाहित करके कि क्या उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है कि नहीं होता है।
अब आप सोच रहे हो कि हमने पीछे पढ़ा था कि सीधे धारावाही चालक में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये हमने पढ़ा था ना। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि सीधे धारावाही चालक न होकर के एक कुंडली के रूप में उसको लपेट दिया जाए तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो कैसे होगा। ठीक है, यही कारण है कि ये हम लोग जो प्रयोग कर रहे हैं, इस प्रयोग के माध्यम से आने वाले समय में, यानी जब ये प्रयोग बताया गया उसके बाद आने वाले समय में आज का जनरेटर जो आपका मोटर है, ये सब वर्क इसी प्रिंसिपल पे करता है। ठीक है, तो आप हेडिंग पहले नोट कर लीजिएगा, क्या करिएगा कि विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक चालक तार लेना है, वो भी तांबे का। किसका? तांबे का एक तार लेना है। ठीक है, थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए और उसको एक कुंडली के रूप में लपेट देना है। क्या करना है? कुंडली के रूप में लपेट देना है। ठीक है, यानी तांबे के तार को, ठीक है, तांबे के मोटे तार को एक कुंडली के रूप में लपेट कर एक आपको गत्ते के ऊपर चिपका देना है। क्या करना है? जैसे देखिए गत्ता है, इस गत्ते के ऊपर मैंने क्या किया है, ये कुंडली का जो कुंडली बनाया हुआ तांबे का जो तार आपको दिखाई दे रहा है 2, ठीक है, इसको मैंने क्या किया है, तो लपेट दिया है, इसके ऊपर चिपका दिया है। ठीक है, चिपकाने के बाद इसमें आपको क्या करना है, एक परिपथ बना लेना है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला परिपथ बना लेना है। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, देखिएगा बैटरी है, बैटरी से यहाँ प्लस जा रही है और यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो प्लस से जो है कि विद्युत धारा जा रही है और यहाँ से होते हुए इस कुंडली से होते हुए पुनः दूसरे कुंडली से होते हुए वापस चली आ रही है। यानी आपको क्या करना है कि आप क्या लिखोगे इसमें, वही चीज मैं आपको समझा रहा हूं। लिखोगे क्या कि तांबे के एक मोटे तार को कुंडली के रूप में, है ना, वृत्ताकार बना करके, है ना, एक गत्ते के ऊपर चिपकाया गया और इसको चिपकाने के बाद जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो उस कुंडली के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है या उत्पन्न हो गया। बात समझ में आ गया? ठीक है, इतनी बात लिखने के बाद अब आपको क्या करना है कि अब आप एग्जामिनर को बताना है कि आखिर में इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी विशेषता क्या है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे विशेषता लिखा हुआ है, अब ध्यान से एक एक विशेषता को समझिएगा। देखिए पहली विशेषता क्या है कि कुंडली जो तार होती है ना, इसके पास चुंबकीय बल रेखाएं वृत्ताकार होती हैं। ठीक है ना, देखिए जो ये आपको कुंडली दिखाई दे रहा है, इस तार के समीप आप देखोगे कि चुंबकीय बल रेखाएं जो आपको ऐसे दिखाई दे, देखिए गई हुई ऐसे ऐसे, तो क्या है, ये वृत्ताकार होती है। इधर भी देखिएगा ऐसे आपको दिखाई गई है, जा रहा है, तो ये कैसी होती है, वृत्ताकार होती हैं। यही बात आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कुंडली तार के पास चुंबकीय बल रेखाएं वृत्ताकार होती हैं और दूरी बढ़ाने पर, अगर ये दूरी बढ़ता जाएगा, ध्यान सुनिए, उधर से भी दूरी इधर से भी दूरी, तो आपकी क्या होगी, दूरी बढ़ाने पर बल रेखाओं की त्रिज्या कम होती हैं। ठीक है, यानी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं अगर ये इस कुंडली से दूर जाएंगी, है ना, तो उनकी त्रिज्याएं क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। चलिए दूसरा पॉइंट देखिए, कुंडली के केंद्र पर, देखिए जो कुंडली है आपको, इस कुंडली के केंद्र पर जो बल रेखाएं हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, वो समांतर होती हैं। याद रखिएगा कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं तथा कुंडली तल के लंबवत होती हैं, है ना। और ये जो कुंडली तल है, जिस तरफ कुंडली ऐसे चिपकाया गया है, तो इसके लंबवत होती है। देखिए लंबवत ऊपर की तरफ निकला हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या पॉइंट्स, यही कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय बल रेखाएं समांतर होती हैं तथा कुंडली के तल के लंबवत होती हैं। ये दूसरा आपकी विशेषता होगी। चलिए तीसरा देखिए, वृत्ताकार कुंडली के फेरों की, ठीक है, वृत्ताकार कुंडली के फेरों की संख्या को अगर n गुना कर दिया जाए, है ना, देखिए ये जो फेरों की संख्या है कुंडली का, उसका n गुना कर दिया जाए, यानी और कुंडली बहुत ज्यादा कुंडली वृत्ताकार कुंडली तार लपेट दिया जाए, तो फेरों की संख्या को n गुना कर दिया जाए, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ना, ध्यान रखिए, चुंबकीय जो क्षेत्र होगा ना, उससे n गुना अधिक होगा, है ना। इससे क्या होगा, n गुना अधिक होगा। यही रीजन है कि आप जब पंखा बनवाने जाते हो तो पंखे में जो बाइंडिंग लगाई जाती है ना, देखते हो ना, एक ही खाने में बहुत ज्यादा तार लपेटे जाते हैं, लगभग 100 से एवं भी मतलब ऐसे लपेटा जाता है उसमें। क्यों? जितना ज्यादा फेरों की संख्या होगी उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और जितना ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा उतना ही चुंबकीय बल होगा, जिसके कारण मोटर को आसानी से
घुमा सकता है। समझ में आ गया ना। चलिए तो देखिएगा, तो वृत्ताकार कुंडली के फेरों की संख्या n गुना कर दिया जाए तो उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होगा ना उससे क्या होगा, n गुना अधिक होगा। ये तीसरा गुण है। चौथा देखिए, कुंडली के तल के सामने, देखिए जो कुंडली आपको दिखाई दे रहा है इसके तल के सामने अगर आप देखते हो ना तो जो प्रवाहित धारा है वो आपको दक्षिणावर्त दिखाई देगी। ठीक है, फिर सुनिए, कुंडली के तल के यानी कुंडली जो है उस कुंडली के सामने से अगर देखते हो तो आपको जो प्रवाहित धारा है वो किस दिशा में दिखाई देगी, दक्षिणावर्त होती है। तो सामने वाला तल आप याद रखिएगा वो दक्षिणी ध्रुव होता है। यानी आप जिस सामने से देख रहे हो, ठीक है, जिस तल को देख रहे हो अगर उसमें विद्युत धारा की दिशा अगर दक्षिणावर्त है तो याद रखिएगा तो वो जो है कि दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। लेकिन अगर वही चीज आप सामने से देख रहे हो जो विद्युत धारा है अगर वो वामावर्त है, क्या है, वामावर्त है, तो याद रखिएगा सामने वाला तल उस समय उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। बस इतना ही आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है और ये आपको गुण लिखना है जो मैंने अभी बताया उत्तरी ध्रुव वाला, वही वो भी आप गुण 5वें नंबर में आप इंडिकेट करके लिख सकते हो। अब मैंने ऊपर समझाया कि आपको ये चुंबकीय क्षेत्र में क्या लिखना है, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। देखिएगा कि विशेषता से पहले आपको क्या लिखना है। लिखोगे कि तांबे के मोटे तार को वृत्ताकार कुंडली के रूप में लपेटकर एक गत्ते के ऊपर चिपकाया गया और उसे एक परिपथ बना करके जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया गया तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गए और इन चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उनकी दिशाओं को प्रदर्शित किया गया। इतनी बात आपको लिखने के बाद हेडिंग लिखोगे फिर से इनकी विशेषताएं, और ये जो विशेषताएं मैंने बताया यही आपको एग्जाम में लिख देना है। एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा और ये आपको डायग्राम बना देना है। ये बैटरी है, ठीक है, और ये आपको कुंडली दिखाई दे रही है, ये गत्ता दिखाई दे रही है, ये विद्युत धारा इसमें जा रही है। ठीक है, तो आप मुझे अब कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विद्युत चुंबक क्या है ना कि जब पीछे मैंने बताया था कि जो परिनालिका है अगर उस परिनालिका के अंदर अगर एक नर्म लोहा रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, नर्म लोहा रख दिया जाए, तो जब वो परिनालिका के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उस चुंबकीय क्षेत्र में जब नर्म लोहा रखा जाएगा तो ये पूरा जो सेटअप है वो चुंबक की तरह कार्य करेगा। किसकी तरह, चुंबक की तरह कार्य करेगा। तो इससे ही हम विद्युत चुंबक कहते हैं। आगे समझ में, जैसे देखिए ये मैंने एक बनाया परिनालिका, ठीक है, ये मैंने बना दिया एक परिनालिका, ठीक है। इस परिनालिका में देखा कि मैंने क्या लपेट दिया है, तार लपेट दिया। ध्यान से देखिए ये पे बहुत सारा तार मैंने ऐसे ये फेरा लगा दिया है तारों का, ठीक है। और इस परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो मैंने इसमें क्या कर दिया, एक नर्म लोहा लगा दिया इसके अंदर, ठीक है। तो मैं बताया था कि अगर किसी परिनालिका के अंदर अगर आप नर्म लोहा लगाते हो, ठीक है, और उसके बाद जो ये जो तार आपने लपेटा है अगर इस तार में विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए, है ना, क्या किया जाए, विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो इस परिनालिका में क्या उत्पन्न हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इस चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई नर्म लोहा रखा जाता है, क्या किया जाता है, नर्म लोहा रखा जाता है, ठीक है, तो यह एक चुंबक की तरह कार्य करता है। कैसे कार्य करता है, चुंबक की तरह कार्य करता है, ठीक है। अगर आप जितना फेरों की संख्या बढ़ाओगे उतना ही चुंबक का मान बढ़ेगा, यानी चुंबक की जो शक्ति होगी, विद्युत चुंबक की शक्ति होगी वो उतना ही बढ़ेगी। अगर ये फेरों की संख्या कम हो जाएगी तो चुंबकीय क्षेत्र कम उत्पन्न होगा और चुंबकीय क्षेत्र कम उत्पन्न होगा तो विद्युत चुंबक की शक्ति भी क्या होगी, कम होगी। आपको बात समझ में आ गई कि विद्युत चुंबक क्या है। तो यही आपका हेडिंग है क्या कि विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, जो मैं आपको समझाया वही चीज मैंने यहाँ भी लिखा हुआ है। अब सुनिए और मेरी बात, इसमें हम लोग नर्म लोहे का ही प्रयोग करते हैं, है ना। इस परिनालिका के अंदर किसका प्रयोग करते हैं, नर्म लोहे का ही प्रयोग करते हैं। अब नर्म लोहे का प्रयोग क्यों किया जाता है, सुनिएगा।
नर्म लोहे का प्रयोग करने का इसलिए रीजन है, कारण है कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो यह चुंबक की तरह कार्य करेगा, लेकिन जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर दिया जाए तो ये नर्म लोहा जो है कि अपनी सारी चुंबक की जो शक्ति है यानी चुंबकत्व है वो खो देता है यानी नष्ट कर देता है। लेकिन इसके विपरीत क्या किया जाए कि अगर नर्म लोहा न लगा करके इसके जगह पे स्टील यानी इस्पात लगा दिया जाए, है ना, स्टील या इस्पात लगा दिया जाए, तो जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाएगा तो ये चुंबक की तरह कार्य तो करेगा, लेकिन जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित करना बंद कर दिया जाए तो ये अस्थाई चुंबक बन गया होगा, है ना। नर्म लोहा वाला अस्थाई होता है, मतलब कि जब विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो चुंबक की तरह कार्य करेगा, और जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करोगे तो चुंबक की तरह कार्य नहीं करेगा। लेकिन अगर स्टील होता तो विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो चुंबक की तरह कार्य करेगा, और बंद कर देंगे तो ये परमानेंट चुंबक बन चुका होगा। इसलिए इस परिनालिका में हम किसका प्रयोग करते हैं? नर्म लोहे का प्रयोग करते हैं। ये भी आप बात याद रखिएगा। यही चीज मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है। आपके एग्जाम में जब भी आएगा कि विद्युत चुंबक क्या है तो आप वही चीज लिखिएगा जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है, और वही चीज मैंने आपको समझाया है। देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि परिनालिका के भीतर, है ना, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, है ना, परिनालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ यानी नर्म लोहा को परिनालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है। यानी परिनालिका के भीतर क्या रखा जाता है? नर्म लोहा रखा जाता है चुंबकीय क्षेत्र में, तो क्या बनाता है? चुंबक बनता है। तो ऐसे चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। देखिए, चुंबक का क्रोड नर्म लोहा का बना होता है ना। ये जो क्रोड है, ये चुंबक का क्रोड, ये वाला इसको बोलते हैं क्रोड। ये जो क्रोड है ये किसका बना होता है? नर्म लोहे का बना होता है। इसको परिनालिका का क्रोड भी कहा जाता है। तो जो चुंबक का क्रोड होता है ना, याद रखिएगा, वो नर्म लोहे का बना होता है, क्योंकि जब कुंडली में विद्युत धारा बंद कर दी जाती है ना, जब कुंडली में, इस कुंडली में विद्युत धारा बंद कर दी जाती है तो क्या होता है कि नर्म लोहा सभी चुंबकत्व खो देता है। मैंने आपको समझाया। यदि इसके स्थान पर स्टील यानी इस्पात का उपयोग किया जाए तो धारा बंद करने पर यह अस्थाई चुंबक बन जाता है, यानी अस्थाई परमानेंट बन जाता है। इसलिए नर्म लोहे का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? नर्म लोहे का उपयोग करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया कि विद्युत चुंबक क्या है। चलिए अब समझते हैं इसकी विशेषताएं क्या है। तो देखिए, विशेषता, पहली विशेषता यही है कि जो विद्युत चुंबक होता है ना, वो एक सबसे अधिक शक्तिशाली चुंबक है। तो मैंने लिखा, देखिए, पहला कि विद्युत चुंबक अधिक शक्तिशाली बल उत्पन्न करता है। ठीक है, ये क्या करता है? अधिक शक्तिशाली बल उत्पन्न करता है। दूसरा इसका देखिए, पहली तो समझ में आ गया कि ये जो विद्युत चुंबक होता है ना, ये सबसे अधिक शक्तिशाली बल उत्पन्न करता है। दूसरा यही इसकी विशेषता है कि ये एक अस्थायी चुंबक है। यानी अस्थायी चुंबक होने का फायदा क्या है कि जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो ये चुंबक की तरह कार्य करेगा, और जब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जाएगा तो ये अपना सभी चुंबकत्व खो देगा, यानी चुंबक की तरह कार्य नहीं करेगा। बात समझ में आ गया? तो ये एक अस्थायी चुंबक है। तीसरा ये है कि मैंने बताया था कि यदि इस परिनालिका के ऊपर कुंडली की संख्या जितना ज्यादा होगा, है ना, यानी फेरों की संख्या जितना ज्यादा होगा उतना ही अधिक शक्तिशाली चुंबक बनेगा। अगर फेरों की संख्या कम है तो इसका मतलब चुंबक क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कम बनेगा। मतलब आपको समझ में आ गया कि जो चुंबक की शक्ति है ना, वो कुंडली के फेरों की संख्या पे निर्भर करती है। ठीक है, तो वही लिखा हूं, देखिए, कि विद्युत चुंबक की जो शक्ति को कुंडली में फेरों की संख्या को बदलकर बदला जा सकता है। यानी अगर आप चाहते हो कि चुंबक की शक्ति ज्यादा कर दिया जाए तो फेरों की संख्या बढ़ा दीजिए। अगर चाहते हो कि चुंबक की शक्ति कम कर दिया जाए तो फेरों की संख्या कम कर दीजिए। ये बात आपको समझ में आ गया। अब मेरी बात आपको ये पूरे डिटेल्स के साथ समझ में आ चुका होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक कि आखिर में विद्युत चुंबक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है। मैंने आपको समझाया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। अब चलिए जानते हैं कि आखिर में इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का उपयोग कहाँ किया जाता है। आपने कभी देखा ही नहीं होगा कि उपयोग इसका कहाँ किया जाता है। तो देखिए, मैं आपको समझाता हूँ बहुत सिंपल में। मान लीजिए
कि मैं जमीन पे हूं और मुझे 10 मंजिला ऊपर, ठीक है, 10 मंजिला ऊपर जो है कि लोहे को पहुंचाना है। किसको पहुंचाना है? लोहे को पहुंचाना है। तो आप किस तरीके से ले जाएंगे? पहला तरीका ये है कि क्रेन मंगवाएंगे और उस क्रेन के ऊपर लोहे को रखेंगे, ठीक है, और उस क्रेन से लोहे को पहुंचाया जाए। तो वहां पे सोचिए उस 10 मंजिले के ऊपर उस लोहे को उतारने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए कि नहीं चाहिए, कोई काम करने वाला कर्मचारी चाहिए कि नहीं चाहिए, तभी ना उस लोहे को उतारा जाएगा उसके ऊपर। लेकिन विद्युत चुंबक का फायदा क्या है कि नीचे से जब लोहा पकड़ा जाएगा तो विद्युत धारा प्रवाहित करके चुंबक की तरह कार्य करेगा। तो जब लोहे को पकड़ लिया जाएगा तो ऐसे समझिए पकड़ लिया, अब ऐसे उठा करके ले गए और यहाँ से विद्युत धारा क्या किया जाएगा? बंद किया जाएगा। तो ये तुरंत क्या होगा? चुंबक छूट जाएगा और लोहा ऑटोमेटिक वहां पे रखा जाएगा। यानी जहां पे आपको रखना हो वहीं पे ऑटोमेटिक सेटअप कर देंगे। आई बात समझ में? यानी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। अगर आप इसके जगह पे अस्थायी चुंबक का प्रयोग करोगे तो एक बार चिपक गया तो उसके बाद उसको छुड़ाने के लिए भी आपको कर्मचारी चाहिए। छूटेगा कैसे? जैसे घरों में हम लोग जो चुंबक यूज करते हैं वो परमानेंट होता है, यानी जहां पे चिपक जाता है हमें खुद मैनुअली ही उसे छुड़ाना होता है। लेकिन वही अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने के बाद अगर चुंबक उत्पन्न होता है तो हम क्या करते? विद्युत धारा ही बंद कर देते, तो चुंबक खत्म हो जाता। अब आप देखोगे और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आपने देखा होगा जो घंटी होता है ना, इलेक्ट्रिक बेल जो घर के दरवाजों के सामने लगी होती है, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काम करती है। यानी जैसे आप विद्युत धारा ऐसे प्रवाहित करोगे तो जो बेल लगी होती है ना उसमें जो है कि चुंबक की तरह बन जाता है, चुंबक की तरह कुंडलियां लपेटी गई होती है जो चुंबक की तरह कार्य करती हैं और अपनी तरफ जो घंटी लगी होती है उसको खींचती है तो वही आवाज करता है। यानी जितनी बार आप क्लिक करोगे, जब आप क्लिक करोगे तो खींचेगा, ठीक है, जब आप छोड़ोगे तो क्या हो जाएगी? आगे की तरफ पुश रहेगी। फिर से क्लिक करोगे फिर चुंबक की बनेगा और बार बार उसको खींचेगा तो आवाज करता है, वही है ना जो इलेक्ट्रिक बेल बोलते हैं। आई बात समझ में कि चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, है ना, यानी कोई भी अगर चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, उसमें अगर धारावाही चालक लेके जाया जाता है तो उस पर कैसे बल कार्य करते हैं और उस बल की दिशा क्या होती है, इसको कौन कौन से वैज्ञानिक ने बताया था, ये मैं आपको बहुत ही डिटेल्स के साथ समझाऊंगा। और कॉन्सेप्चुअल अगर आप याद रखते हो ना, कभी जीवन में भूलोगे नहीं, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर कोई बाह्य चुंबकीय क्षेत्र है, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है? यहाँ पर कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इसके चारों तरफ कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, और मैं अलग से धारावाही चालक तार लूं, क्या लूं? अलग से धारावाही चालक तार लूं, तो बताइए इस धारावाही चालक तार के लिए ये चुंबकीय क्षेत्र बाहर हुआ कि नहीं? बाहर क्यों हुआ? क्योंकि ये दूसरे का चुंबकीय क्षेत्र है और ये धारावाही चालक दूसरा है। तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में यदि धारावाही चालक तार को या धारावाही चालक को ले जाया जाए, क्या किया जाए? ले जाया जाए, तो इस धारावाही चालक के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा एक बल आरोपित किया जाता है। क्या किया जाता है? एक बल लगाया जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। और ये जो बल होती है ना वो चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, और प्रवाहित विद्युत धारा के लंबवत होती है। समझ में आ गया ना? यानी जो इसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जा रहा था तभी ना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ था। तो इस प्रवाहित धारा और चुंबकीय क्षेत्र के क्या होता है? वो लंबवत होता है। कौन? जब ये लेके जाया जाता है तो जो बल उत्पन्न होता है वो लंबवत होता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है? तो याद रखने का बहुत आसान तरीका है जो मैंने आपको समझाया। देखिए, किसी धारावाही चालक को एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, है ना, किसी धारावाही चालक को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए, ठीक है, तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक पर एक बल कार्य करता है। यानी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस चालक पर एक बल कार्य करता है और बल की जो दिशा होती है ना वो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र तथा चालक में प्रवाहित धारा के लंबवत होती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कितना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी धारावाही चालक तार को ले जाया जाता है या धारावाही चालक को रख दिया जाता है तो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस धारावाही चालक पर एक बल कार्य करता है, ठीक है। क्या काम करता है? एक बल कार्य करता है और इस बल की दिशा चुंबकीय क्षेत्र
और प्रवाहित होने वाली धारा के लंबवत होती है। मतलब ये क्या है, कुछ नहीं। बस अब चलिए अब जानते हैं कि आखिर में ये बल की दिशा किधर होंगी। तो इसके लिए दो नियम दिए गए हैं, ठीक है। इसके लिए दो प्रयोग किए गए, एक फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और दाएं हाथ के हथेली का नियम, दो नियम दिया गया, ठीक है। तो आपके सिलेबस में जो क्लास 10 में है वो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ के हथेली का नियम नहीं है सिलेबस में, बट मैं आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ के साथ साथ दाएं हाथ के हथेली का नियम भी आपको समझाऊंगा। देखिएगा ध्यान से, ये हमारा हाथ कौन सा है, बायां। अगर आप देखोगे ऐसे होंगे तो ये हमारा बायां होगा, दिख रहा है ना, ये बायां है और ये दायां है। बात समझ में आ गया। तो चलिए बाएं हाथ के नियम के अनुसार क्या कहता है, फ्लेमिंग ने क्या बताया था कि अगर हम ध्यान सुनिए, अगर हम अपने बाएं हाथ के, ठीक है, अगर हम अपने बाएं हाथ के जो उंगली है, पास वाली जो उंगली है, ठीक है, बाएं हाथ के पास वाली उंगली को इस प्रकार फैलाएं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी देख लीजिएगा, आप अपने ध्यान से एकदम देख लीजिएगा, सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा। मैं अभी इसको रीड करके भी समझाऊंगा, देखिएगा। तो फ्लेमिंग ने क्या किया था, कहा कि अगर हम अपने बाएं हाथ के, है ना, अंगूठे के पास वाली दो उंगलियों को, कितने, दो उंगलियों को, तो देखिए ये अंगूठा है और इसके पास वाली एक उंगली और दो उंगली, तो फ्लेमिंग ने क्या कहा था कि हम अपने अंगूठे के पास वाली दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हो। क्या हो, लंबवत हो। देखिए अगर मैं ऐसे करता हूं तो आपको यहाँ पे लंबवत दिखाई दे रहा होगा, लेकिन आप देखोगे इन दोनों के बीच लंबवत नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे कर देता हूं, ऐसे, तो आप देखोगे यहां भी एक लंबवत हो गया ऐसे, ठीक है, क्या हो गया, लंबवत हो गया, और यहां भी क्या था, लंबवत, यानी आपको ऐसे निकाल लेना है, ठीक है। तो फ्लेमिंग ने क्या कहा था कि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली दो उंगलियों को, ठीक है, ले और इन तीनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हों, है ना, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तो प्रथम उंगली, ये जो है प्रथम उंगली, यानी इसको बोलते हैं तर्जनी। तो प्रथम उंगली यानी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, किसकी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तथा मध्यमा उंगली, है ना, ये मध्यमा है, ध्यान सुनिए, बीच में है इसलिए मध्यमा उंगली, ठीक है, किसकी, मध्यमा उंगली, या इसके कौन सा है ये उंगली, तो प्रथम उंगली के पास वाली उंगली, ठीक है, विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे, किसकी, विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे। तो चालक पर लगने वाला बल कौन बताएगा, अंगूठा बताएगा। कौन बताएगा, अंगूठा बताएगा, ठीक है, यानी चालक पर जो लगने वाले बल की दिशा है वो अंगूठा बताएगा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, समझ में आ गया ना। यानी आपको याद क्या रखना है, ये हमारा है F यानी बल, ये है B यानी चुंबकीय क्षेत्र, ये I है धारा। तो FBI, FBI बहुत आसान है, FBI यानी चुंबकीय बल, बल की दिशा, क्षेत्र की दिशा, धारा की दिशा। तो फिर से एक बार समझिए कि फ्लेमिंग ने क्या कहा था। फ्लेमिंग ने कहा था कि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे के पास वाली दो उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हों। क्या हो, तीनों उंगलियां एक दूसरे के लंबवत हों। तो प्रथम उंगली यानी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, मध्यमा उंगली यानी बीच वाली उंगली धारा की दिशा प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। कितना आसान है, बस यही चीज मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। सुनिए, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, इस नियम के अनुसार यदि बाएं हाथ के अंगूठे तथा उसके पास वाली दोनों अंगुलियों को इस प्रकार फैलाया जाए कि तीनों, ठीक है, तीनों एक दूसरे के लंबवत रहें, तब इस स्थिति में प्रथम अंगुली यानी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा बीच वाली उंगली यानी मध्यमा
प्रवाहित धारा की दिशा को प्रदर्शित करें तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। बताइए कितना आसान है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, कोई रट्टा नहीं मारना है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, चलिए अब आप सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब मैं बताता हूं दूसरा नियम क्या था कि दाएं हाथ के हथेली का नियम। ठीक है, दाएं हाथ का हथेली का नियम समझिएगा, ये हमारा बायां था और ये हमारा दायां है। अब दाएं हाथ के हथेली का नियम क्या कहता है कि यदि हम दाएं हाथ के, ठीक है, दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाएं, क्या करें, इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठा और उंगलियों के बीच में क्या हो, लंबवत हो। देखिएगा ऐसे लंबवत दिखाई दे रहा है, ये लंबवत हो, अंगूठा और उंगलियां क्या हो, एक दूसरे के लंबवत हो, तो उंगलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। क्या बताती है, उंगलियों की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, तो दूसरा सुनिएगा, दूसरा ये हथेली और हथेली की दिशा, देखिए हथेली इधर है ना सामने की तरफ, हथेली की दिशा विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। बस यही था। फिर से सुनिएगा, दाएं हाथ के हथेली का नियम क्या कहता है कि अगर हम दाएं हाथ के उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि उंगलियां है ना, दाएं हाथ की उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा हथेली विद्युत धारा की दिशा को प्रदर्शित करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। यानी सेम ऐसे बनाएंगे तो ये देखिए 90 डिग्री बनेगा और ये यहां से सीधा निकला, ये विद्युत धारा, ये चुंबकीय क्षेत्र, तो ये भी क्या हो गया, एफ बी और ये आई। बस यही था दाएं हाथ के हथेली का नियम। यानी दोनों नियम मैंने कंप्लीट करा दिया। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसका ये लास्ट टॉपिक घरेलू विद्युत परिपथ, ये पूरा डिटेल्स के साथ मैं समझाने वाला हूं कि आखिर में घर के अंदर हमें कनेक्शन करते वक्त किस किस बात का ध्यान रखना चाहिए और घर के अंदर कनेक्शन कैसे करना चाहिए। और आपने देखा होगा कि घरों में जो वायर प्रयोग होते हैं उनका कलर अलग अलग होता है, तो आखिर में ये कलर कैसे डिसाइड होता है, किस कलर का क्या मतलब होता है, ये सब डिटेल्स के साथ मैं आपको समझाऊंगा। देखिए सबसे पहले आपको ये जानना है कि आखिर में लाइट आती कहाँ से है। तो आपको पता है कि जो सब स्टेशन होते हैं यानी पावर हाउस जिसको बोला जाता है, सबसे पहले जो मेन स्टेशन होता है वहां से लाइट सब स्टेशन पे आती है। सब का मतलब ही क्या होता है कि वो जिस जगह पे लाइट आएगी मेन लाइन, वो क्या करेगा, अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी उसका बंटवारा करेगा, वो सब स्टेशन होते हैं। तो जो सब स्टेशन होता है जिसे एक सिंपल लैंग्वेज में कहा जाता है पावर हाउस, गांव के लोग कहते हैं पावर हाउस। तो जब पावर हाउस से जो लाइन आती है ना, वो 11,000 वोल्ट की जो लाइन आती है वो हर एक गांव में डिस्ट्रीब्यूट की गई होती है पावर हाउस के द्वारा, यानी सब स्टेशन के द्वारा। जब ये डिस्ट्रीब्यूट होता है तो ये डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद ये गांव में पोल के माध्यम से पहुंचता है, यानी खंभा, हर एक जगह जगह पे खंभा लगाया जाता है और खंभे के माध्यम से हमारे जगह पे यानी गांव में पहुंचता है। तो जब गांव में पहुंचता है तो उस 11,000 वोल्ट को कन्वर्ट किया जाता है ताकि घरों में उपयोग में लाई जाने वाली जो वस्तु है उनके लिए वो बनाया जा सके। तो घरों में जितने भी लगे हुए उपकरण होते हैं ना, वो 220 वोल्ट से लेकर के 230 240 वोल्ट तक के ही बने होते हैं। मतलब कि 220 वोल्ट से ज़्यादा नहीं एब्जॉर्ब कर सकते, मतलब उनसे अगर ज़्यादा वोल्ट दोगे ना तो वो हो सकता है जल जाए। ठीक है, उसका मिनिमम जो है कि 220 वोल्ट चाहिए ही चाहिए और मैक्सिमम 240 वोल्ट तक। कुछ ऐसे उपकरण हैं जो 230 वोल्ट ही उनको चाहिए और 240 कुछ उपकरण वाले होते हैं। तो आपको समझ में आ गया। तो घरों में कितना वोल्ट चाहिए, 220 वोल्ट चाहिए। अब ये 220 वोल्ट बनाता कौन है, क्योंकि सब स्टेशन से 11,000 वोल्ट आता है। तो जो 11,000 वोल्ट आती है ना, उस 11,000 वोल्ट को कन्वर्ट करने के लिए 220 वोल्ट में लगा होता है
ट्रांसफार्मर, गांव में क्या लगा होता है, ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। यानी 11,000 वोल्टेज को क्या करता है कि 220 वोल्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो आप देखोगे कि कुछ कुछ ट्रांसफार्मर ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं, जिसमें आपको दो मिलेंगे, है ना, उसमें दो खूंटी मिलेंगी और एक 220 वोल्ट की होंगी और दूसरी खूंटी जो एक न्यूट्रल वायर होता है जिसे उदासीन तार भी कहते हैं, या ठीक है। अब कुछ ट्रांसफार्मर ऐसे होते हैं जिसमें आपको 4 खूंटी मिलेंगी, तो जिसमें जो 4 वाले होते हैं ना, उसमें 3 जो है कि 220 वोल्ट की होती है, यानी 220 220 220, और एक होता है न्यूट्रल वायर, यानी वो 0 वोल्ट का होता है, उसमें कोई भी वोल्ट नहीं होता है। तो आपको बात समझ में आ गया। अब वहां ट्रांसफार्मर से हमारे घर में या घर के बाहर पोल के माध्यम से गई होती है, और हम लोग क्या करते हैं कि पोल से जो कनेक्शन लेते हैं, क्या लेते हैं, पोल से कनेक्शन लेते हैं घरों में। यहाँ पे देखिए लिखा है घरेलू विद्युत परिपथ, यानी घर के अंदर उपयोग की जाने वाली। आप कहीं ये मत सोचिएगा कि सर जो मिल वाले हैं, जो आटा चक्की वाले हैं, जो भी इंडस्ट्रियल है, जो लिए होते हैं, क्या वो घरेलू में आते हैं? बिल्कुल नहीं, वो औद्योगिक में आते हैं, ठीक है। तो उनका वो अलग है और हमारा अलग है। तो हम लोग घर का पढ़ने वाले हैं, घरेलू विद्युत परिपथ। तो आपने देखा कि ट्रांसफार्मर से लाइन जो है कि खंभे के माध्यम से हर एक एरिया में पहुंची होती है, और वहां से लोग क्या करते हैं कि वहां से लोग जो है कि 2 तार लेते हैं। घर में कितने? 2 तार। एक होता है जिसे बोलते हैं फेज, ठीक है, फेज वायर, ठीक है, और एक बोलते हैं न्यूट्रल, है ना। एक क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और एक होता है फेज वायर। तो देखिएगा ध्यान से, अब यही 2 तार यहाँ पे है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेंस वायर भी बोलते हैं। याद रखिएगा, इन दोनों तार को क्या बोला जाएगा, मेंस वायर। तो याद रखिएगा, मेंस वायर जब हम लोग खंभे से 2 तार लेकर आते हैं, है ना, ठीक है, तो उसमें से एक फेज होता है और दूसरा न्यूट्रल होता है। तो देखिए ये ऊपर वाला मैंने लिख दिया, ये फेज है, ठीक है, फेज वायर, ठीक है, और ये है न्यूट्रल यानी उदासीन तार। क्या है ये? 2 तरह की तार होती हैं, एक होता है फेज वायर और एक होता है उदासीन तार। अब फेज वायर क्या होता है कि इसमें जो है कि 220 वोल्ट होती है। कितनी वोल्ट? 220 वोल्ट होती है, और जो उदासीन होता है वो 0 वोल्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों तारों के बीच का जो विभवांतर होता है वो 220 वोल्ट होता है। समझ में आ गया? यानी 220 माइनस 0 करेंगे तो 220 वोल्ट ही आएगा। तो इन दोनों मेंस वायर के बीच का विभवांतर कितना होता है? 220 वोल्ट होता है। इसमें से जो फेज वायर होती है वो 220 वोल्ट की होती है, और जो उदासीन वायर होती है वो 0 वोल्ट की होती है। जो ये फेज वायर होता है जो 220 वोल्ट की होती है, इसे हम गर्म तार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्म तार। याद रखिएगा, गर्म तार यानी हॉट वायर भी कहा जाता है। याद रहेगा ना, हॉट वायर क्या होता है? तो ऐसी तार जिसके अंदर 220 वोल्ट क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है, वो आपका हॉट वायर यानी गर्म तार होता है। तो हमने खंभे से लिया 2 में क्या होता है, एक फेज होता है, एक उदासीन होता है। उदासीन 0 वोल्ट की होती है, और जो फेज होता है वो 220 वोल्ट का होता है, जिसे हम गर्म तार भी कहते हैं। अब देखिए, ये जो गर्म तार है ना, इस गर्म तार के ऊपर लाल रंग का, है ना, लाल रंग का विद्युत रोधी पदार्थ लगा होता है। अब आपने कहा ये लाल रंग का विद्युत रोधी पदार्थ क्या होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए मेरे पास एक वायर है, देखिए ये वायर। अब इस वायर के ऊपर देखोगे ना, लाल रंग का ये जो लगा हुआ है, ये विद्युत रोधी पदार्थ होता है। मतलब कि इसके अंदर विद्युत का प्रवाह, इस प्लास्टिक पे विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। ये प्लास्टिक है एक प्रकार का, ठीक है, जो पीवीसी प्लास्टिक आपने देखा होगा, पीवीसी है ना, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये प्लास्टिक ये बनी होती है, इसके ऊपर लगा होता है। इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता है। इस प्लास्टिक के अंदर, प्लास्टिक के अंदर जो ये वायर होता है ना, कॉपर वायर या एल्युमिनियम की वायर, उसके अंदर विद्युत का प्रवाह होता है। तो आपको ये बात समझ में आ गया कि जो फेज वायर होती है, ठीक है, जिसके अंदर विद्युत प्रवाह होता है, वो किस कलर की होती है, तो आपको याद रखना है वो लाल रंग की होती है, क्योंकि उसके ऊपर लाल रंग का विद्युत रोधी पदार्थ क्या होता है, उसके ऊपर लेप लगाई जाती है। ठीक है, लेप का मतलब उसको बनाते वक्त ही लाल रंग का बनाया जाता है, ताकि ये इंडिकेट किया जा सके
कि वो तार कौन सा है, आपका फेज यानी गर्म तार है। दिमाग में बैठा कर रखिएगा कि गर्म तार क्या है। मेंस लाइन क्या होती है, तो मेंस लाइन वही होती है जो खंभे से आपके घर में जो आई हुई दो लाइनें हैं वो दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, मेंस लाइन, ठीक है। या इसे आप एक और चीज, ये मेंस वायर भी हो गया, मेंस लाइन हो गया, इन्हें सर्विस लाइन भी कहा जाता है। पॉइंट याद रखिएगा, क्या कहा जाता है, सर्विस लाइन, ठीक है। मेंस वायर को ही है ना सर्विस लाइन भी कहते हैं। और मेंस वायर में कितने तार होते हैं, तो 2 तार होते हैं घरों में उपयोग करने के लिए, एक फेज होता है और एक न्यूट्रल होता है। फेज को 220 वोल्ट पे होता है इसलिए इसे गर्म तार कहते हैं। इसके ऊपर लाल रंग का विद्युत रोधी पदार्थ लगा होता है, ठीक है। और उदासीन तार 0 वोल्ट का होता है और इसके ऊपर जो विद्युत रोधी पदार्थ होता है ना वो काले रंग का होता है। किस रंग का, काले रंग का, यानी काला रंग का होता है, ब्लैक होता है। आपको बात समझ में आ गया। तो आप जब भी 2 तार लोगे ना तो याद रखिएगा, एक तो आपका रेड होगा जो आपको फेज बताएगा, ठीक है। क्या है वो, फेज है जिसे हम लोग बोलते हैं फेज, ठीक है, ये बताएगा। और दूसरा आपका होता है ब्लैक तार जो उदासीन 0 वोल्ट को दर्शाता है। तो हमने ये 2 तार लिया और दोनों तार से हमने घर में कनेक्शन लेके जाने लगे। देखिएगा ध्यान से, अब ये 2 तार जब घरों में आया तो क्या हो गया, ये घर में विद्युत फ्यूज से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, विद्युत फ्यूज से जुड़ा होता है। अब विद्युत फ्यूज क्या है, तो इस चैप्टर के पहले वाले चैप्टर में मैंने समझाया था कि विद्युत फ्यूज क्या होता है, यानी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है ना मुझसे तो जरूर जाके पढ़ लीजिएगा, वहां पे मैंने समझाया था विद्युत फ्यूज क्या होता है, ठीक है। तो देखिए विद्युत फ्यूज से जुड़ी होती है और विद्युत फ्यूज से ये जुड़ा कैसे होता है, तो देखिए ये दोनों तार आकर के विद्युत फ्यूज में गई होती है और वहां से जो है कि फिर 2 तार निकली होती हैं और ये चली जाती है मीटर में। किस में चली जाती है, मीटर में, है ना। घर में आपके मीटर लगा होगा तो आपने देखा होगा ये किस में लगा होता है, तो वाट घंटा में, ध्यान रखिएगा, वाट घंटा, ठीक है। वाट घंटा में ये मीटर लगा होता है। इस मीटर के इन वाले भाग में, है ना, विद्युत फ्यूज से जो निकलने वाली वायर होती है ये जाके इन वाले भाग में गई होती है, जिस पे इन लिखा होता है उसी में गई होती है, ठीक है। तो ध्यान सुनिए, तो विद्युत फ्यूज में आया और विद्युत फ्यूज में ये दोनों तार जो है ना कि श्रेणी क्रम में जुड़ी होती हैं। याद रखिएगा कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़ी होती हैं, ठीक है। तो आपसे बहुत बार प्रश्न पूछा जाएगा कि जो आपका विद्युत फ्यूज है उसके अंदर जो तार जुड़े होते हैं वो किस क्रम में होते हैं, तो श्रेणी क्रम में होते हैं। याद रखिएगा, तो श्रेणी क्रम में विद्युत फ्यूज में जुड़े होते हैं और ये विद्युत फ्यूज से होते हुए आगे आती है कहाँ पे, मीटर में, और मीटर के इन वाले भाग में अंदर की तरफ जाती है और आउट वाले भाग से बाहर की तरफ निकल जाती हैं। तो ये मीटर के अंदर जाने से क्या होता है, ये पता चलता है कि आप अपने घर में जितने भी आपके उपकरण लगे हुए हैं उन सभी उपकरणों को मिला करके आपने कितना बिजली खर्च किया है ये आपको मीटर बता देगा। इसके पहले वाले वीडियो में जरूर जाइएगा कि मीटर से कैसे हम पता करें कि हमारा बिजली बिल कितना आएगा, ठीक है। ये सब मैंने आपको सिखाया है, जरूर देखिएगा इसके पिछले वाले वीडियो में, यानी जहां विद्युत फ्यूज बताया था वहां भी मीटर आपको समझाया था। तो विद्युत मापी में गया होता है। विद्युत मापी से जो 2 आउट वाली लाइन है, इस आउट से 2 तार निकलती है। अब ये 2 तार कौन कौन सी है, तो यही फेज और उदासीन यानी न्यूट्रल। अब ये दोनों तार आगे बढ़ते हुए ये वितरण बॉक्स में जाती है। अब ये वितरण बॉक्स किसी के घर में होता है और किसी के घर में नहीं होता है। अब ये वितरण बॉक्स क्या होता है कि ये वितरण बॉक्स क्या करता है कि घर के हर एक रूम का जो डिस्ट्रीब्यूशन यहीं से किया जाता है लाइट के। मान लीजिए कि ये मेरा रूम नंबर 1 है, ये रूम नंबर 2 है और ये रूम नंबर 3 है, तो मैं यही वितरण बॉक्स से क्या करूंगा कि रूम नंबर 1 के लिए अलग लाइट गई है, रूम नंबर 2 के लिए अलग वायर गया हुआ है और रूम नंबर 3 के लिए अलग वायर गया हुआ है। मतलब कि अगर हमें रूम नंबर 3 में लाइट चाहिए तो रूम नंबर 3 का यहाँ से वितरण बॉक्स से स्विच को ऑन करेंगे और इसके साथ साथ इस वितरण बॉक्स में फिर से हम विद्युत फ्यूज का प्रयोग करते हैं। किसका, विद्युत फ्यूज का। अब आप सोचोगे सर 2-2 विद्युत फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है। देखिए ये जो है कि हैवी विद्युत फ्यूज है जो इस पूरे घर को कंट्रोल करके रखा हुआ है। लेकिन अगर हम वितरण बॉक्स में अगर छोटे छोटे विद्युत फ्यूज लगा देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि अगर रूम नंबर 1 में कोई अगर स्पार्क होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये यहाँ पे लगा हुआ वितरण बॉक्स का जो 1 है, ठीक है, 1 वाला है वितरण बॉक्स वाला 1 नंबर का, वो 1 नंबर का विद्युत फ्यूज
टूट जाएगी, टूटने के बाद जो है कि इसका सप्लाई बंद हो जाएगा और बाकी घरों में लाइट रहेगी। वरना पता चला कि इसकी वजह से अन्य घरों में भी शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे, उसके बाद जो है कि ये विद्युत फ्यूज क्या होगा, फ्यूज होगा। आप समझ में ना। तो हम लोग वितरण बॉक्स में भी क्या करते हैं, विद्युत फ्यूज का उपयोग कर देते हैं। और वितरण बॉक्स क्या करता है कि हर एक घर में लाइट का जो क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करा देता है। तो यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आपने बड़ी बड़ी कंपनियों में या कभी आप बैंक में गए होंगे ना, तो बैंक में आपने देखिएगा, बैंक में जाने के बाद बैंक में वितरण बॉक्स लगा होता है और हर एक जो रूम होती है उनके लिए अलग अलग उसका कनेक्शन होता है। जो वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं वो एक एक स्विच को ऑन करते हैं, तभी लाइट सभी धीरे धीरे ऑन होती है। या बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसे ही वितरण बॉक्स के द्वारा ही लाइट दी जाती है। बट हम लोग घर में ये वितरण बॉक्स का प्रयोग बहुत ही रेयर केस में किसी के घर में मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। ठीक है। उसके बाद वितरण बॉक्स से जब लाइट आगे की तरफ जाती है, ठीक है, तो एक एक रूम में गई होती है और यहाँ का कंट्रोल यही वितरण बॉक्स से किया जाता है। अब सुनिएगा, मान लीजिए कि पहले ये यहाँ पे हमने उपकरण लगा दिया है, यहाँ पे लगा दिया पंखा, बल्ब और फ्रिज, 3 हमने उपकरण लगाया हुआ है। तो वितरण बॉक्स से क्या होती है ना, लाइट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है और डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद घर में जितने भी उपकरण लगे होते हैं सभी उपकरणों में लाइट का बंटवारा कर दिया जाता है। उसके बाद ये क्या करती है कि अब ऐसी तरह हमारे घरों में विद्युत का संचालन चालू हो जाता है और इसी तरह हमारे घरों में विद्युत का प्रवाह होता है और घर में आसानी से विद्युत जाती रहती है और शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, यानी लघु पतन नहीं होता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब मेरी बात ध्यान सुनिए। आपने देखा होगा कि जो घर में बड़े बड़े उपकरण लगे होते हैं ना, जैसे फ्रिज हो गया, मोटर हो गया, एसी हो गया, इनके लिए जो यहाँ पे लगाना चाहिए विद्युत फ्यूज, वो हाई रेजिस्टेंस वाला लगाना चाहिए। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस वाला लगाना चाहिए। लगभग जो है कि 15 एम्पियर के आसपास लगाना चाहिए, 10 एम्पियर से ऊपर ही लगाना चाहिए। और छोटे छोटे उपकरण है जैसे बल्ब हो गया, पंखा हो गया, इसके लिए 5 एम्पियर का भी अगर प्रतिरोध लगाते हो ना तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस वाले हैं जो ज़्यादा बिजली की खपत करते हैं, उनमें जलने की जो शंका है वो ज़्यादा हो सकती है, इसलिए शॉर्ट सर्किट अगर ज़्यादा हो सकता है, उसमें संभावनाएं हैं, तो वहाँ पे आप 15 एम्पियर का जरूर उपयोग करिए। ठीक है, ऐसे अगर आप करते हो तो घर में आपकी हर एक चीज़, ठीक है, बिजली के जितने भी उपकरण हैं सब सुरक्षित रहेंगे। अब आप नोटिस कीजिएगा कि जितने भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट या ऐसे उपकरण आपके घर में लगे हुए हैं जिनका बॉडी जो है कि मेटल यानी लोहे का बना हो, किसका बना हो, लोहे का बना होता है, तो आप उसमें देखिएगा जो उसका प्लग दिया होता है ना, उस प्लग में 3 प्लग होते हैं। कितने होते हैं? 3। आपने देखिएगा ऐसे, आपने अगर प्लग देखा होगा, ठीक है, ऐसे प्लग आपने देखा होगा ऐसे, तो इसमें 3 बने होते हैं, 2 और एक बीच में मोटा सा, 3 होते हैं ना। इसी को हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं और ये आपका यहाँ से गई होती है ऐसे। ठीक है, मान लीजिए कि ऐसे गया हुआ है। ठीक है, तो अभी 3 प्लग क्या है, तो देखिए ये जो नीचे वाला जो 2 है ना, ये 2, ध्यान सुनिए, ये 2 क्या काम करता है, एक तो होता है फेज, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, न्यूट्रल। ठीक है, ये हो गया हमारा न्यूट्रल। अब देखिए एक फेज वायर होता है और एक न्यूट्रल के लिए होता है, जो हमने देखा यहाँ पे फेज। और दूसरा जो ऊपर वाला होता है ना, ये बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर ये ऊपर वाला तो ऐसे ही फालतू का दिया होता है। नहीं नहीं बाबू, ये जो ऊपर वाला होता है ना, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 काम करता है। एक तो ये कि ये दोनों फेज और न्यूट्रल को सपोर्ट प्रदान करता है, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये अर्थिंग का काम करता है। किसका? अर्थिंग का। अब आप सोच रहे हो सर ये अर्थिंग क्या है, तो देखिए अर्थिंग क्या होती है कि इसमें एक तार गया होता है, इसके अंदर से तार गया होता है और ये जुड़ा होता है। मान लीजिए कि ये जो आपने देखा ये 3 पिन, ठीक है, ये 3 पिन वाला, तो ये आपने अगर देख रहे हो ये 3 पिन वाला, तो ये जिस मेटल में लगा हुआ है उसका 3 पिन जो है, उसी के अंदर अगर कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो तुरंत वहां से लाइट जो है क्या हो जाए, रिटर्न होकर के वो अर्थिंग में चली जाए और अर्थिंग के सहारे जमीन के अंदर चली जाती है। कहाँ चली जाती है? जमीन के अंदर चली जाती है। और आपने देखा होगा, चलिए मैं आपको एक दिखा भी देता हूं, देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे देखिए, अगर आप देखोगे तो इसमें आपको 3 पिन दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, देखिए एक तो बन गया फेज,
और एक बन गया न्यूट्रल। अब जो ये वाला है इसका भी कनेक्शन इसमें गया हुआ है ना, इसमें गया हुआ है। अब क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि इसके अंदर कोई शॉर्ट सर्किट होता है, अगर मैं इसे ऊपर टच करूं तो मुझे करंट न लग जाए, इसके लिए ये ऊपर वाला दिया जाता है, ये अर्थिंग के लिए, ताकि अगर इसके अंदर शॉर्ट सर्किट हो, अगर कहीं विद्युत जो है कि इसमें आ जाए तो विद्युत क्या हो जाए, इस अर्थिंग के माध्यम से पुनः यहां से कहां चली जाए, बोर्ड में चली जाए और बोर्ड से सीधे चली जाए जमीन के अंदर। तो घरों में हमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, आपको एक बात बता दूं कि घर के अंदर एक बात बहुत ज्यादा जरूरी रखनी जरूरी है कि जब भी आप घरों में वायरिंग करवाएं तो अर्थिंग जरूर लगवाएं। इससे फायदा क्या होगा कि अगर आपके घर में जितने भी उपकरण हैं, मान लीजिए कि लोहे का बॉडी वाला उपकरण है, अगर कोई लोहे को टच करता है तो उसके अंदर करंट ना आ जाए, तो उसके लिए अर्थिंग जरूरी है, ताकि जब उसके अंदर करंट आएगी तो वो अर्थिंग के माध्यम से, अर्थिंग वाले तार के माध्यम से वो जमीन के नीचे चली जाएगी, उसके घर के बाहर ले जा करके अर्थिंग उसको नीचे लगा दिया जाता है। ठीक है, और घर के उपकरण के साथ साथ इंसान भी सुरक्षित रहता है। तो अर्थिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अब देखिए, जो घरों में जो कनेक्शन होता है ना, वो ध्यान रखिएगा, वो समांतर क्रम में किया जाता है। किस क्रम में? समांतर क्रम में। अब आप कहोगे सर ये समांतर क्रम क्या है, तो मैं फिर से वही कहूंगा कि पिछला वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, चैप्टर ये पूरा विद्युत वाला चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था, तो उसमें जरूर जाइएगा, आपको पता चलेगा कि समांतर क्रम क्या है और श्रेणी क्रम क्या होता है। आई थिंक आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम लोग जानते हैं कि आखिर में बिजली के लिए कितने तरह के तार का प्रयोग किया जाता है। देखिए, मेन 3 तार होता है। मेन कितने होते हैं? 3 तार। देखिए, अब इन 3 तारों का जो कलर है ना, उस कलर ही बताता है कि वो किसके लिए है। देखिए, पहला तार जो है कि लाल रंग का होता है, जो बताता है कि फेज के लिए है। किसके लिए? ये फेज वायर है। लाल तार क्या बताता है कि फेज के लिए है। ठीक है, और जो एक काला होता है, मैंने बताया, वो किसके लिए होता है? न्यूट्रल के लिए होता है। ठीक है, ये न्यूट्रल के लिए होता है, याद रखिएगा, काला तार न्यूट्रल के लिए होता है। और एक होता है ग्रीन यानी हरा। हरा जो है कि अर्थिंग के लिए होता है। ध्यान रखिएगा, अगर हरा तार आप अर्थिंग में लगवाते हो तो इससे पता चल जाता है कि आपके घर में क्या है, अर्थिंग है। तो ध्यान रखिएगा कि लाल तार फेज के लिए और काला न्यूट्रल के लिए, हरा अर्थिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आप जो है कि इनके अलावा अलग अलग रंग के भी आपने देखा होगा। ब्लू देखा होगा, येलो देखा होगा, आपने व्हाइट देखा होगा, ग्रे कलर का देखा होगा। ऐसे तमाम अलग अलग कलर्स की अगर आपने देखा होगा तो उसको मैं बता दूं कि वो कलर आप चाहें तो अर्थिंग के लिए आप ग्रीन प्रयोग करिए, लेकिन बाकी जो कलर है ना, वो आप न्यूट्रल के लिए लगा सकते हो। ठीक है, किसके लिए? न्यूट्रल के लिए लगा सकते हो। लेकिन फेज के लिए मैं कहूंगा कि आप प्रॉपर जो है कि रेड कलर का प्रयोग करेंगे। इससे फायदा क्या होगा? 2 फायदे। एक तो रेड कलर का जो विद्युत रोधी पदार्थ लगा होता है ना, प्लास्टिक का, वो थोड़ी सी मजबूत होती है। ठीक है, जो आपके फेज वायर यानी गर्म तार का जो 220 वोल्ट है वो सह सकती है। समझ में आ गया? ठीक है। अब दूसरा, काला तार न्यूट्रल के लिए तो 0 वोल्ट का है, तो आप इससे काला तार लगा सकते हैं उदासीन वाले में। ठीक है, और हरा मैंने बता दिया, अर्थिंग के लिए जरूर प्रयोग करिएगा। तो ये मेन 3 है। इन 3 के अलावा जो आपने देखा वो आप क्या कर सकते हो? न्यूट्रल के लिए लगा सकते हो। आई बात समझ में? आई थिंक आपको ये बातें समझ में हो गई। ठीक है, तो जैसे मैंने समझाया कि कैसे कैसे लाइट आती है, कहां जाता है, किसमें क्या होता है, वैसे वैसे आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। देखिए, ये पूरा मैंने बना दिया। अब आप देखिएगा, यहां से 2 तार गई थी, कैसे कैसे कनेक्शन करना है। ठीक है, मैंने देखिए यहां से एक तार आपको दिखाई दे रहा होगी, है ना, एक, और दूसरा ये आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ऐसे जो दिख रहा है ये, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है कि उस वाले तार जो आई है ना, उससे सटा नहीं है, उससे डिस्टेंस बनाकर चला गया। जैसे देखिए ऐसे ऐसे देख रहा है, ऐसे ऐसे, तो डिस्टेंस बना के चलेगा। अगर मैं ऐसे कर देता तो इसे चिपक जाती ना, तो ऐसे मैंने बना दिया है ताकि डिस्टेंस बना के निकल गई, ऐसे मुड़ के निकल गई है। ठीक है, तो ये हमारा पूरा घरेलू विद्युत परिपथ का कनेक्शन था। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद।